नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम सभी करने जा रहे हैं क्लास 11th हिस्ट्री का, जो आपको अभी मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है उसके लिए टॉप 25 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार आपके एग्जाम में, मिड टर्म में, फाइनल टर्म में रिपीट होते रहते हैं। देखो, यही सेम क्वेश्चन मैंने पिछले साल के स्टूडेंट्स को भी दिया था और भाई तबाही मचा दिया था बच्चों ने इन क्वेश्चंस को करके। और क्योंकि पिछले साल के सिलेबस में और इस साल के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है ना। तो क्वेश्चंस टॉप 25 वही क्वेश्चंस रहेंगे जो कि मैंने पिछले साल के बच्चों को भी दिया था और आपको भी दे रहा हूँ। भाई यही क्वेश्चन करके जाओ। लगभग 90% क्वेश्चन आप देख लेना। 85 से लेकर 90% क्वेश्चन आपको इसी एक वीडियो से देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम दे के आओगे आप मिला लेना भाई, क्वेश्चन सारे मिला लेना, यही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, उसकी बात हो जाएगी। साथ ही साथ एमसीक्यू आपको दे दूंगा, आपको मैप की वीडियो दे दूंगा, है ना। मतलब पूरी तैयारी हो जाएगी भाई। हिस्ट्री में एकदम तबाही मचाने वाले हो आप लोग। ठीक है जी, तो चलिए फिर चलते हैं अपनी डिजिटल बोर्ड पे। अपने डिजिटल बोर्ड पे चलते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को समझते हैं। भाई अपने पास नोटबुक रखो, पेन रखो और नोट डाउन करते हुए चलो चीज़ों को। ठीक है, लिखते हुए चलोगे फायदे में रहोगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा बच्चे। मैं आपके टाइम की कीमत समझता हूं और सीधा मैं काम की बात करूंगा। अब देखो देखो जी, यहां पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है जी? सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है इराक। इसको थोड़ा हम पतला कर देते हैं। हाँ, इराक जो है वो भौगोलिक विविधताओं का देश है। कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब देखो पॉलिटिकल साइंस में अक्सर मैंने देखा है कि ज्यादातर क्वेश्चन सीधे आते हैं, खास करके पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं, है ना। लेकिन हिस्ट्री में क्वेश्चन को घुमाया जाएगा। एक ही क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर मैं ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से लिख के दिया हूं, ऐसा नहीं है कि इसी दो तरीके से, तीसरे तरीके से भी आ सकता है। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है एक स्टूडेंट के लिए, ताकि सारे आंसर आप अच्छे से कर सके। आपको आंसर मालूम होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हो, नंबर गए, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो। आप देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि इराक जो है वो भौगोलिक विविधताओं का देश है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। आपको क्या समझाना है कि इराक में जो अलग अलग एरिया के जो भूगोल है, वहां की अलग अलग खासियत थी, है ना। अलग अलग दिशाओं की अलग अलग विशेषताएं थी, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। अथवा में और में इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा है कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एकदम सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है हमारे 3 मार्क्स में भी आ जाता है और ये क्वेश्चन हमारे 8 मार्क्स में भी आ जाता है। देखो, अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप 3 नंबर वाले को अटेम्प्ट करते हो और इसमें आपको सिर्फ 3 पॉइंट अगर परफेक्ट लिख रहे हो, नंबर मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करना कि कभी भी 3 पॉइंट पे मत रहना, कम से कम 4 से 5 पॉइंट जरूर लिख के आना। 3 नंबर वाले में कम से कम 4 से 5 पॉइंट देके आना। ठीक है, 8 मार्क्स वाले की मैं बात कर लूं, अगर 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर करोगे, मान लो कि यही क्वेश्चन हमारे 8 नंबर में आ जाता है, तब हम आंसर कैसे करेंगे? सीधा हम पॉइंट नहीं लिखेंगे। ये जो आंसर हमारे दे रखे हैं, डायरेक्ट आंसर जाके नहीं आंसर शीट में डाल देंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एक भूमिका। भूमिका बोले तो इंट्रोडक्शन देना है आपको, यानी कि एक प्रस्तावना देना है, जिसमें आपको क्या करना है? अपने क्वेश्चन को समझाना है ना। पॉलिटिकल साइंस की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ही बात मैंने आपको 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में करने के लिए बोला था कि सबसे पहले एक भूमिका लिखना है, एक इंट्रोडक्शन लिखना है, जिसमें आपको समझाना है कि इस क्वेश्चन में आखिर आप बताने क्या जा रहे हो, है ना। तो इसमें आप लिखोगे, इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि जो इराक है, इराक में ही दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था, जिसको हम मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलते हैं, है ना जी। मेसोपोटामिया जो है वो दजला और फरात नदी के आसपास विकसित हुआ सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, और इस समय इसको हम मेसोपोटामिया को किस नाम से जानते हैं जी? इराक के नाम से जानते हो। इराक जो है वो भौगोलिक विविधताओं से भरा हुआ देश था। इस बात को हम निम्नलिखित कथन के साथ स्पष्ट कर सकते हैं, है ना। ये आप किस में लिखोगे? ये आप भूमिका में लिखोगे, प्रस्तावना में लिखोगे। उसके बाद हमारा मेन आंसर तब शुरू होगा। ठीक है, सीधा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे भाई, जाएंगे सीधा मतलब आंसर शीट मिला और धड़ाधड़ पॉइंट्स पता होगा उनको, सब कुछ पता होगा और धड़ाधड़ आंसर लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन उनको पता ही तो नहीं है कि फॉर्मेट, भाई एक एग्जामिनर क्या ढूंढ रहा है आपके आंसर शीट में। सिर्फ उसको बुक का रटा आंसर नहीं चाहिए, क्रिएटिविटी देखता है कि एक स्टूडेंट का क्रिएटिविटी का लेवल कितना है ना। चलो जी, तो आप समझिए, भूमिका लिखेंगे, उसके बाद मेन आंसर होगा, और मेन आंसर के बाद एक और चीज लास्ट में, मेन आंसर के बाद निष्कर्ष लिखना कभी मत भूलना मेरे दोस्त, मेरे भाई।
मेरे लाल, मेरे सोना, निष्कर्ष लिखना कभी मत भूलना। 8 नंबर वाले में एक कंक्लूजन आपको देना है, यानी कि क्वेश्चन का निचोड़ आपको देना है कि इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आखिर आप कैसा फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं, है ना, आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद, वही निष्कर्ष होता है हमारा। तो निष्कर्ष भी आपको खुद से बनाना है, इंट्रोडक्शन भी आपको खुद से बनाना है, ठीक है जी। अभी इसका निष्कर्ष भी मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको निष्कर्ष भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में मैं क्या निष्कर्ष देने वाला हूं। पहले मैं मेन आंसर बता देता हूं आपको। देखो, मेसोपोटामिया की अगर मैं भूगोल की बात करूं तो देखो, आजकल आपको पता है कि इसको हम इराक के नाम से जानते हैं, इराक गणराज्य का हिस्सा है। आधुनिक समय में, पुराने समय में इसको हम मेसोपोटामिया बोलते थे। दजला और फरात नदी के आसपास विकसित हुआ था ये सभ्यता, है ना। इसके अगर हम पूर्वोत्तर भाग की देखो, कोई भी एरिया, जैसे कि आप अगर इंडिया को ही देख लो, अगर हमारे प्यारे भारत को ही देखोगे आप, है ना, प्यारे भारत में अगर आप देखोगे तो अलग अलग एरिया की अलग अलग विशेषताएं है ना। दक्षिण में आप जाओगे, दक्षिण की अलग, थोड़ा ऐसे ही मैंने मैप बना दिया है, वैसे मैप में 1 नंबर बनाता हूं, ठीक है, मैंने ऐसे ही नकली सा मैप बना दिया है। तो आप अगर उत्तर में जाओगे, उत्तर भाग की अलग विशेषताएं है, दक्षिण भाग में जाओगे, यहाँ की अलग विशेषताएं है। आप अगर पूर्वी भाग में जाओगे, यहाँ का भूगोल अलग है। आप इधर राजस्थान साइड आ जाओ भाई, यहाँ तो कभी सर्दी पड़ता ही नहीं, मतलब ज्यादातर टाइम धूप रहता है, गर्मी बहुत ज्यादा रहती है ना। तो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विशेषता आपको देखने को मिलती है। इसी तरीके से हमारे मेसोपोटामिया में भी अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विशेषताएं थी। जैसे कि इसके पूर्वोत्तर भाग की बात करो, अच्छा, पूर्वोत्तर दिशा कौन सा होता है भैया, ये भी समझा दो। देखो, पूर्वोत्तर का मतलब होता है जो उत्तर में भी हो और पूरब में भी हो, ना तो पूरब में है पूरा, ना ही पूरा उत्तर में, दोनों, पूरब में भी है कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा उत्तर में भी है, तो उसको हम बोलते हैं पूर्वोत्तर। जैसे कि हमारे भारत में इधर के 7 बहनें हैं, 7 राज्य है, उसको हम पूर्वोत्तर के राज्य बोलते हैं, ठीक है जी। तो पूर्वोत्तर हिस्से, मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तर हिस्से में हरे भरे ऊंचे नीचे घास के मैदान थे। पूरा एरिया सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ था भाई। पूरा एरिया किससे घिरा हुआ था? सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ था। इन पहाड़ों से बहते थे भाई झरने, है ना। इन झरने में जाके मेरे स्टूडेंट लगाते थे डुबकी, है ना, मतलब मेसोपोटामिया वासी डुबकी लगाते होंगे भाई, जाके नहाते बहाते होंगे, ठीक है। तो इन झरनों से बहुत सारी जलधाराएं निकलती थी, है ना, मतलब इन पहाड़ियों से बहुत सारे झरने निकलते थे। यहाँ पे जंगली फूल थे, क्या थे? जंगली फूल, है ना, मतलब फ्लावर फूल मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा कभी कभी गड़बड़ा जाता है। देखो, सबसे पहले मेन चीज जहां पे आपको फोकस करना है, सबसे पहले अगर कहीं खेती की शुरुआत हुई इस दुनिया में, इस विश्व में, आपको पता है कि मेसोपोटामिया में हुई थी। लेकिन मेसोपोटामिया के किस भाग में सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई थी? तो ये पूर्वोत्तर भाग में हुई थी। कब जी? 7,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के बीच, ठीक है। ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर सबको मालूम होगा जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है। बाकी कुछ बच्चे अभी एग्जाम के टाइम पे सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने आ गए होंगे, तो भाई मेरे दोस्त वीडियो बना रखिए, सर्च कर लेना ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर बाय रोशन शाह। इस तरीके से सर्च करना, वीडियो सबसे टॉप पे आएगी, जाके देख लेना, है ना। तो 7,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के आसपास सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई थी, ठीक है जी। तो ये हमारे पूर्वोत्तर भाग की बात हो गई। ये मेसोपोटामिया के मैंने पूर्वोत्तर भाग की बात कर ली। अब हम जरा इसके उत्तरी भाग की बात कर लेते हैं। देखो, मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में स्टेपी घास का मैदान था। अबे भैया, ये स्टेपी होता क्या है? हमें कुछ समझ में नहीं आता। देखो, स्टेपी का मतलब होता है प्लेन, समतल, एकदम समतल प्लेन घास का मैदान है यहाँ पे। अब एक दिमागदार जो बच्चा होगा वो सीधा समझ जाएगा कि घास के मैदान यानी कि भाई यहाँ के लोग सीधा सीधा क्या करते होंगे? पशुपालन करते होंगे, क्योंकि घास बहुत है ना यार, है ना। खेती वेती में क्यों अपना, उस समय ऐसे भी रिसोर्सेज की कमी होती थी, मतलब खेती करने के साधन नहीं होते थे लोगों के पास। तो जब घास के मैदान है ही तो क्यों ना मैं पशुपालन करूंगा। मेरे को कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा जाऊंगा भाई जहां मैदान में है, मतलब मैदानों में जाके अपने जानवर को छोड़ दूंगा, वो चरते रहेंगे और उससे मांस मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा, पनीर बना लेंगे, दही बना लेंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। तो यहाँ के लोग, जो उत्तरी भाग के लोग थे, वो क्या करते थे? खेती की तुलना में पशुपालन को ज्यादा महत्व देते थे। पशुपालन जो था उत्तरी एरिया के लोगों के लिए आजीविका का सबसे बेहतरीन साधन था, क्योंकि यहाँ पे जो भी घास उगते थे वो भेड़ बकरियों के लिए चारा का काम करता था और इस तरीके से उनका भरण पोषण हो जाता था। ये पॉइंट समझ गए? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे को मालूम है। आगे आ जाओ। अब हम पूर्वी भाग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पूर्वोत्तर भाग की बात बताई आपको, उसके बाद उत्तरी भाग की। अब हम पूर्वी भाग की बात करने वाले। पूर्वी भाग में भाई एक नदी बहती है, मतलब नदी है, उसकी बहुत सारी सहायक नदियां मिलती है आके, यहाँ पे सहायक नदियां बहती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दजला नदी, ठीक है। तो आपको पता है कि फरात और दजला नदी की सभ्यता थी। तो दजला नदी जो है वो पूर्वी दिशा में
और दजला और उसकी जो सहायक नदियां है उसके माध्यम से हम जा सकते हैं ईरान में। ठीक है, परिवहन का एक बहुत ही बढ़िया साधन है, खास करके ईरान के पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए एक परिवहन का बहुत ही बेहतर साधन जो है वो माना जाता है दजला और उसकी सहायक नदियां, जो कि पूर्व दिशा में कहीं ना कहीं इसके ज्यादातर जलधाराएं जो है वो पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है, तो ये समझ गए कि पूर्वी दिशा में जो है दजला नदी है और उसके माध्यम से परिवहन का एक बढ़िया साधन बनाया गया है ईरान में जाने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ सबसे महत्वपूर्ण एरिया भाई, सबसे महत्वपूर्ण एरिया है वो दक्षिणी भाग। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग की मैं बात करूं तो दक्षिणी भाग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, लेखन कला और शहरी जीवन, इसकी शुरुआत ही सबसे पहले यहीं से हुई थी। सबसे पहले यहीं के लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया था, अच्छे नगरों में रहना शुरू किया था, गणित के बहुत सारे सिद्धांतों का विकास किया था। ये सब मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में हुआ था। ठीक है, दक्षिणी भाग में, तो दक्षिणी भाग जो है एक रेगिस्तानी एरिया था। कैसा था? रेगिस्तानी, लेकिन फिर भी यहां बहुत ही उपजाऊ मिट्टी पाई जाती थी। अब भैया रेगिस्तानी है, उपजाऊ मिट्टी कैसे आ गया, खेती कैसे अच्छी हो रही है? तो होता क्या था मेरे दोस्त, मेरे बाबू, देखो यहीं पे सबसे पहले नगरों का विकास हुआ, शहरीकरण का विकास हुआ। यहां पे दो नदियां आती थी बह के, है ना, दो नदियां फरात और दजला नदी दक्षिणी भाग में जब बहते हुए आती थी तो अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी लेके आती थी, है ना, अपनी जलधाराओं के साथ उपजाऊ मिट्टी। यहाँ पे दो नदियां बहती है दक्षिणी भाग में, दजला और फरात नदी, दोनों ही अपने साथ क्या लेके आती है? बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी। अब उपजाऊ मिट्टी आने की वजह से वहां की जमीन बहुत उपजाऊ हो गई, और साथ ही साथ क्योंकि नदियां है तो पानी तो होगा ही ना मेरे दोस्त। अब खेती करने के लिए उपजाऊ मिट्टी और पानी चाहिए, तो ये दोनों ही चीजें मिल रही है भाई किसानों को, वहां के लोगों को। तो इस वजह से सबसे पहले खेती की शुरुआत यहाँ पे हो गई। अब खेती की शुरुआत होगी तो जाहिर सी बात है, आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि जितने भी सभ्यता विकसित हुए या जितने भी नगर, जैसे कि मैं दिल्ली की बात कर लूं यमुना नदी के किनारे, मुंबई की बात करूं सीधे सीधे महासागर के किनारे, है ना जी, पटना, हमारा पटना कहां? गंगा नदी के किनारे, बनारस कहां? गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद गंगा नदी। कोई भी बहुत बड़ा शहर अगर होगा ना तो किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित हुआ होगा, ये नोटिस आप करना, है ना। और कोई भी सभ्यता जो विकसित हुआ वो भी किसी ना किसी नदी के किनारे, क्योंकि नदी यानी कि पानी, पानी यानी कि खेती, पानी यानी कि जीवन यार, बिना पानी के जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि यहीं पे दजला और उसकी सहायक नदियों के माध्यम से, मतलब दजला और फरात नदी के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी आती थी, उससे इस वजह से वहां पे खेती करना आसान हो गया, है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पे नदियों में मछलियां मिल जाती थी, है ना, उससे भी खाने पीने की कोई कमी नहीं हो रही है। इसके अलावा खजूर के जो पेड़ थे वो खूब फल देते थे, तो इससे भी लोगों का जीवन यापन बहुत अच्छा हो रहा था, खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं थी, है ना, अच्छा जीवन चल रहा था, खेती हो रही थी, खेती हुआ, व्यापार हुआ, धीरे धीरे लोग आके बसे काम की तलाश में, और वहां पे फिर शहरों का विकास हो गया। तो इस तरीके से आप बढ़िया जबरदस्त आंसर दे सकते हो। मेरे हिसाब से भाई किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट 8 नंबर के लिए भाई, पूरे 8 नंबर के लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूरे 8 नंबर में आता है और उससे कम में नहीं आता है, कभी भी नहीं आता इससे कम में। कोई भी पेपर उठा के देख लेना, जरूर दिखेगा ये क्वेश्चन आप लोगों को। क्वेश्चन है मेसोपोटामिया ने इस विश्व को क्या दिया है, क्या दिया बताइए। या फिर इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछेंगे, अथवा में और में, मतलब इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका यहां पे चेंज कर दिया है कि मेसोपोटामिया इस विश्व को सबसे बड़ी देन काल गणना तथा गणित के सिद्धांत है, कथन को स्पष्ट कीजिए। अब बच्चे ऊपर वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान दे रखा है, बच्चों इतना आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही रगड़ देंगे आंसर। जब नीचे वाला देखा तो बोलेगा अरे रोशन भैया ने तो कभी पढ़ाया नहीं इस क्वेश्चन को, वो तो बस ऐसे ही आते थे, पढ़ा के निकल जाते थे, है ना। वो तो बताया था कि भाई मेसोपोटामिया के लोगों ने हमें बहुत कुछ दिया है ना, लेकिन ये लाइन कभी बोला नहीं रोशन भैया ने, ऐसे बोलेंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखो इसमें भी 2 शब्द यूज किया गया है, काल गणना और गणित के सिद्धांत। इसी से आप पकड़ लेना कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को अगर 8 नंबर में दिया गया है ना, तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने आखिर हमें दिया क्या है। वही सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे भी लिखने हैं, उनकी प्रमुख देन ही बतानी है ना। सबसे जहां भी देन आपको दिख जाए ना, मेसोपोटामिया वासियों की देन, तो वहां पे सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बता रखे हैं लिख डालना, नंबर मिल जाएंगे। चलो, तो मैं बताऊं मेसोपोटामिया वालों ने क्या दिया भाई हमें। आपको पता है कि सबसे पहले जो काल गणना है, काल गणना आप समझते हैं ना, काल गणना यानी कि जो समय है उसकी सही गणना करना, है ना, यानी कि जो पूरे साल को 365 दिन में, एक साल को 12 महीने में, एक महीने को 30 दिन में, है ना, 30 या 31 दिन में जो बांटा गया है,
एक महीने को 4 हफ्ते में बांटा गया, ये विभाजन यहीं के लोगों ने किया है। गणित के बहुत सारे सिद्धांत हमें वहीं के लोगों ने दिए हैं, है ना, जैसे कि गुना, भाग, चक्रवर्ती ब्याज, वर्गमूल, ये सारे जो सिद्धांत दिए गए हैं गणित के, कहाँ के लोगों ने दिया है? मेसोपोटामिया के लोगों ने ही हमें प्रदान किए हैं मेरे दोस्त। मेरे भाई आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब पॉइंट नंबर 3, मेसोपोटामिया वासियों ने ही हमें, मतलब मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें ज्ञात होता है, मतलब ये बात तो मैंने बता दिया, ठीक है, कि एक साल को पूरे 365 दिन में, 12 महीने में, या फिर 4 हफ्ते में, 1 महीने को हम बांटते हैं। ये विभाजन पूरा भी के लोगों ने किया है ना। सूर्य और चंद्र ग्रहण के घटित होने की पूरी जो मतलब घटना है, उस पर वो बहुत सटीकता से नजर रखते थे, और उससे भी वो बहुत कुछ हिसाब किताब लगा लेते थे, है ना। शहरीकरण का विकास सबसे पहले कहां से हुआ था भाई? यही के लोगों ने सबसे पहले शहरों का विकास किया था, है ना। रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर नजर रखते थे। इससे क्या समझ में आता है कि खगोल विद्या जो है, खगोल विद्या अगर मतलब खगोल विद्या का मतलब क्या होता है? खगोल विद्या मतलब अंतरिक्ष के बारे में भी इनको बहुत अच्छा खासा नॉलेज था, अंतरिक्ष के बारे में सब कुछ जानकारी रखते थे, है ना। इसके अलावा लेखन कला की शुरुआत सबसे पहले यहीं से हुई थी। और एक 8वां पॉइंट लिख सकते हो, खेती। भाई खेती की शुरुआत भी यहीं से हुई, है ना। खेती के साथ साथ 9वां पॉइंट लिख दो, व्यापार की शुरुआत भी भाई यहीं के लोगों ने सबसे पहले किया था। तो ये 9 पॉइंट लिख दो, है ना। अगर हेडिंग छोटा, अगर स्मॉल हेडिंग बनाते हो तो उन हेडिंग को एक्सप्लेन जरूर कर देना मेरे दोस्त, ठीक है। अगर स्मॉल हेडिंग बना रहे हो उसको एक्सप्लेन करना, ये क्योंकि फुल पॉइंट है तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन शॉर्ट हेडिंग बनाते हो, 1 या 2 शब्दों का अगर हेडिंग बनाते हो तो उसको एक्सप्लेन जरूर करना, तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर गए, ठीक है। तो ये चीज जरूर याद रखना, जहां हेडिंग बना रहे हो वहां पे डिफाइन करो। बिना हेडिंग के अगर लिख रहे हो तो काफी सारे पॉइंट लिखो, बहुत सारे पॉइंट लिखो, और पॉइंट को थोड़े लेंथी लिखो, तब जाके नंबर मिलेगा। निष्कर्ष की मैं बात करूं, हाँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको निष्कर्ष कैसे लिखना होता है ये मैं आपको बताने वाला था। देखो, किसी भी क्वेश्चन में आप निष्कर्ष लिखो ना, निष्कर्ष लिखो, है ना। किसी भी क्वेश्चन में निष्कर्ष लिखो, तो निष्कर्ष कैसे लिखते हैं? निष्कर्ष हम लिखेंगे कि इन सभी पॉइंट्स के आधार, इन सभी बिंदुओं के आधार पे, जैसे कि मैंने मान लो मेसोपोटामिया का भूगोल लिखा है, तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि जो मेसोपोटामिया था वो भौगोलिक विविधताओं का देश था। तो मैं निष्कर्ष के तौर पे कहूंगा कि इन सभी ये सारे पॉइंट लिखने के बाद मैं निष्कर्ष लिखूंगा ना, लास्ट में तो निष्कर्ष लिखना होता है ना हमें, तो लास्ट में मैं निष्कर्ष लिखूंगा कि इन सभी बिंदुओं के आधार पे मैं कह सकता हूं कि जो मेसोपोटामिया जो था वो भौगोलिक विविधताओं से भरा हुआ था, क्योंकि पूरा एरिया जो था, अलग अलग भाग जो है वहां के, उसकी अलग अलग विशेषताएं थी, और बहुत ही सुंदर एरिया था, कुछ पहाड़ों से घिरा हुआ था, कुछ मैदानी एरिया था, है ना। इस तरीके से निष्कर्ष मैं लिखूंगा। निष्कर्ष मतलब जो आंसर लिखा है उसी का निचोड़ होता है निष्कर्ष, समझ रहे हो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए जी, निष्कर्ष लिखना भी सीख गए। अब मेरे को पता है कि तुम लोग 8 नंबर में, अगर ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ गया ना, पूरे 8 ले लोगे, पूरे 8 ले लोगे, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को 3 तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को कितने तरीकों से पूछा गया मेरे बाबू? 3 तरीकों से पूछा गया, ठीक है। अभी तक 3 तरीकों से पूछा गया है, यानी कि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? क्या मेसोपोटामिया के लोग व्यापार करते थे? बिल्कुल भाई, मैंने तो पहले ही बोल दिया कि व्यापार की शुरुआत ही यहाँ के लोगों ने किया। खेती करते होंगे तो व्यापार भी करते होंगे, बिल्कुल करते थे। देखो, इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया कि मेसोपोटामिया के आयात निर्यात का वर्णन कीजिए। अरे भैया देखो, व्यापार होगा तो आयात निर्यात तो होगा ही ना, कोई चीज आएगा तो कोई चीज जाएगा, है ना। तो आयात मतलब क्या होता है? आयात मतलब होता है कोई भी चीज हम दूसरे देश से मंगाते हैं, यानी कि सामान हमारे देश में आता है। आयात मतलब आना, निर्यात मतलब जाना, ठीक है। तो आयात निर्यात का मतलब समझ गए। बिल्कुल भाई, मेसोपोटामिया के लोग आयात निर्यात करते थे, उसके बारे में पॉइंट सभी नीचे दिखेगा। तीसरा तरीका क्या है किसी क्वेश्चन को पूछने का कि मेसोपोटामिया में माल को लाने ले जाने के साधनों का उल्लेख कीजिए। मतलब व्यापार होगा तो व्यापार अपने आप कोई वस्तु उड़ के तो चला नहीं जाएगा किसी जगह पे, है ना। कूद के तो भाग तो नहीं जाएगा, उसके तो हाथ पैर है नहीं, उसको तो किसी ना किसी तरीके से दूसरी जगह पे हमें लेके ही जाना होगा ना। तो यहाँ पे आपको ही बताना है कि माल को, सामान को व्यापार करते थे तो किस तरीके से करते थे, कैसे व्यापार होता था, ठीक है। तीनों क्वेश्चन में सेम आंसर लिखना है, कुछ भी अलग नहीं लिखना। जो पॉइंट बता रहा हूं सेम पॉइंट आप लिख के आ जाना, पूरे नंबर जेब में, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले क्या लिखना है कि भैया मेसोपोटामिया जो था ना, वो खाद्य संसाधनों में समृद्ध था। मतलब खाने पीने की चीजों की वहां पे कोई कमी नहीं थी, क्योंकि खेती बहुत अच्छी हो रही है, तो खाने पीने की चीजों की कोई कमी तो
होगी नहीं, है ना। वहां खनिज संसाधनों का अभाव था, खनिज संसाधन। अब खनिज संसाधन आपको पता ही होता है, पता ही होगा क्या है ना। खनिज संसाधन यानी कि जो जमीन के नीचे से निकल रही है, जैसे कि सोना चांदी है, कोई धातु है ना। पेट्रोल डीजल की उस समय कोई जरूरत होती नहीं थी, क्योंकि भाई इंजन विंजन बने नहीं थे, तो उनको तो साइड कर दो। लेकिन जो सोने चांदी है ना, हीरे जवाहरात है, उन सब चीजों की तो जरूरत उस समय भी होती थी, ठीक है। खनिज संसाधन की बात कर लो तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी इनके लिए, लेकिन इनके जो मेसोपोटामिया है वहां पे ये चीजें मिल नहीं रही थी। देखो अगला क्या है कि दक्षिण के अधिकांश भाग में औजार व मोहरे बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। अब यह अच्छे किस्म के पत्थर भी मौजूद नहीं थे इनके पास। इसके अलावा मेसोपोटामिया में आभूषण बनाने के लिए कोई भी धातु उपलब्ध नहीं थी, धातु की कमी थी इनके पास, आभूषण नहीं बना पाते थे। अब भाई महिलाएं होती थी, उनको बहुत शौक था भाई गर्दन में जो पहनती है ना, जो मन के होते हैं, हीरे वगैरह होते हैं, पता नहीं क्या क्या पहनती है ना। आभूषण वगैरह पहनने का काम तो महिलाएं करती है। अब महिलाएं नाराज अपने पति से, उनका गला जो है बिल्कुल सूना है, तो पति को कंप्लेन कर दिया कि तुम यार मेरे लिए कुछ करते नहीं हो, तुम तो ऐसे हो वैसे हो। तो भाई उनको खुंदक आ गया, उन्होंने बोला कि ठीक है चलो भाई व्यापार करेंगे, हम दूसरे देशों से मंगाएंगे तुम्हारे लिए, है ना। मेरी रानी ने बोल दिया है तो मैं उसको पूरा जरूर करूंगा। तो उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। फिर देखो देखो आगे क्या लिखा है, मेसोपोटामिया के लोग तुर्की, ईरान जैसे देशों से क्या करते थे, खनिज पदार्थ मंगाते थे, है ना। तुर्की और कहां से, ईरान जैसे देशों से, है ना। तुर्की और ईरान जैसे देशों से खनिज पदार्थ मंगाते थे, और वे उनको बदले में उन्हें काफी मात्रा में खेती से पर्याप्त फसल निर्यात करते थे। अब मेसोपोटामिया में खेती बहुत अच्छी हो रही है, यहाँ जो तुर्की और ईरान है यहाँ पे भाई खेती नहीं हो रही, यहाँ पे खनिज संसाधन बहुत है लेकिन। तो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से दोनों जगह के बीच में व्यापार होने लगा, ठीक है। आगे देखो, मेसोपोटामिया में व्यापार का सामान आयात निर्यात करने में बैलगाड़ी से ज्यादा खर्चा आता था, ठीक है। मतलब कि ये समझ में आता है कि उस समय बैलगाड़ी का इस्तेमाल कॉमन था भाई। पुराने समय की हम बात करें, लगभग 5000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय बैलगाड़ी का इस्तेमाल ज्यादा ही होता होगा। लेकिन बैलगाड़ी जो था वो बहुत ही खर्चीला साधन होता था, क्योंकि इसके लिए आपके पास सबसे पहले तो भाई पशु होना चाहिए, है ना। पशु यानी कि कोई जानवर होना चाहिए। जानवर के लिए आपको क्या चाहिए, चारा। बिना चारा के तो भाई ये पशु चल नहीं सकता, इसको भी तो चाहिए ना खुराक पानी। तो इसलिए इसके रखरखाव का भी खर्चा उठाना होगा, तो ये खर्चीला था। तो इसीलिए उस समय के लोग व्यापार करने के लिए जल मार्ग का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, जल मार्ग, ठीक है। और ये बात समझ में, किसका इस्तेमाल ज्यादा होता था, जल मार्ग का। अब जल मार्ग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा क्यों होता था, क्या कारण था भैया इसमें, देखो जल मार्ग जो था वो सस्ता था। अब सस्ता क्यों था, पशु मतलब जो बैलगाड़ी है उससे ज्यादा सस्ता ये जल मार्ग होता था यात्रा करने में, मतलब नाव के माध्यम से, ठीक है, पानी वाले जहाजों के माध्यम से यात्रा करना ज्यादा सस्ता होता था। क्योंकि नाव को चलाने के लिए सिर्फ चप्पू चाहिए। आपने एक बार लकड़ी का नाव बना दिया, उसको चप्पू से ऐसे चलाते रहो, है ना। कई बार तो हवा के वेग से, है ना, सिर्फ हवा के वेग से, अगर आपको जिस दिशा में जाना है हवा भी उसी दिशा में बह रही है, तो आप भाई हवा से ही चलते रहोगे, है ना। और नहीं तो फिर चप्पू से काटो हवा को और आगे बढ़ो। तो इस तरीके से होता था। आप यहाँ पे कोई ज्यादा आपको चारे वारे थोड़ी नहीं भाई, नाव को चारा खिलाओगे क्या, या कुछ और चीज की जरूरत होगी, कोई खास चीज की जरूरत होगी नहीं। तो इसलिए सस्ता था। और उस समय जो लोग थे वो ज्यादातर इसी तरीके से यात्रा करना, जल मार्ग से यात्रा करना पसंद करते थे। देखो यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जल मार्ग के बारे में। देखो मैं बताता हूँ, ये देखो उन दिनों जो पूरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, यहाँ से यहाँ तक जल मार्ग के बारे में ही बता रखा है। फरात नदी जो था ना उन दिनों विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध था। फरात नदी से बहुत व्यापार होता था भाई, ठीक है। अभी मारी नगर के बारे में पढ़ोगे आगे, मारी नगर वाला भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मारी नगर तो इसलिए ही बहुत समृद्ध हो गया क्योंकि फरात नदी से बहुत सारी जो मतलब नावें होती थी यहाँ पे आके रुकती थी, है ना। तो आगे हम बात करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। देखो बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट होता है कि भैया आप ना स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते। एक बार मैं दोबारा से सारे पेज दिखा देता हूँ ताकि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो स्टूडेंट है, वो जो कंप्लेंट करते हैं मतलब वो ना करे। और इसकी भाई फ्री पीडीएफ, मेरे दोस्त बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट आता है कि भैया आपके पीडीएफ का कुछ अता पता नहीं होता। देखो टेलीग्राम पे जाओगे, लगभग वहां पे 3000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे। वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे आपको
पीडीएफ मिल जाएंगे, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। और वहाँ पे ऑलरेडी मैंने सारी पीडीएफ, बहुत सारी पीडीएफ अपलोड कर रखी है, तो वहाँ पे जाके भी आप लोग हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरीके से आप रोक के, भाई मैं थोड़ा तेजी में कर देता हूँ, आप रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और हल्का मचा देना। चलो भाई वीडियो देखो लंबी होगी, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, वीडियो जाएगी कम से कम 1 घंटे 30 मिनट से ऊपर की, हो सकता है कि 2 घंटे तक भी, 2 घंटे का टाइम भी लग जाए, क्योंकि क्वेश्चंस लेंथी है, बहुत लंबे लंबे आंसर होते हैं हिस्ट्री में खास करके, तो इसलिए वीडियो लंबा होगा। बस आप लोग ध्यान से बने रहो, है ना। ये 2 वीडियो मेरे को इतना विश्वास है अपने पढ़ाए हुए क्वेश्चंस के ऊपर, अपने जो भी मैंने क्वेश्चन इसमें ऐड किया है, कि आप जब एग्जाम देने जाओगे ना तो बहुत ही बेहतर करके आओगे इन्हीं क्वेश्चन को करके जाते हो। तो इस एक दो चीजें मैं आपको और बता देता हूं। देखो मैंने बहुत मेहनत किया, जब मैं चैनल स्टार्ट किया था एनिमेटेड वीडियो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था। उन एनिमेटेड वीडियो को बनाने में मेरे को लगभग 2-2 3-3 मतलब दिन लग जाते थे। एक 20-25 मिनट 30 मिनट की वीडियो बनाने में मेरे को 2-2 3-3 घंटे लगातार काम करना पड़ता था, जब जाके मेरा एक एनिमेटेड वीडियो कंप्लीट होता था, ठीक है। और उन एनिमेटेड वीडियो को, अब वैसे तो पुरानी हो चुकी है लेकिन सिलेबस वही था, तो अभी भी आप सभी के लिए एनिमेटेड वीडियो बहुत ही यूजफुल है, और वो सारे वीडियो आप लोग देख सकते हो और उससे अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो आप सारे एनिमेटेड वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं मैंने चैप्टर वाइज भी सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं, तो चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन आंसर की वीडियो आप सभी देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की लेखन कला के विकास पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि लेखन कला मानव सभ्यता के विकास में किस प्रकार मील का पत्थर साबित हुआ। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास सबसे पहले हुआ था, तो लेखन कला का विकास कैसे हुआ यह बताना है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि लेखन कला मानव सभ्यता के विकास में किस प्रकार मील का पत्थर साबित हुआ, है ना। मील का पत्थर यानी कि बहुत ही ज्यादा मानव सभ्यता के विकास में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा योगदान दिया इसने, है ना। मानव सभ्यता के विकास में क्या महत्व रहा कहीं ना कहीं वो आपको समझाना है। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है। दूसरा सिंपल क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को और सिंपल बना के पूछ सकते हैं कि मेसोपोटामिया में लेखन कार्य कैसे संपन्न किया जाता था, किस तरीके से लेखन कार्य वहां पे होता था, ठीक है जी। चलिए आ जाइए, अब हम बात करते हैं अपने आंसर की। देखो क्या लिखा है, आप सभी को पता है कि मेसोपोटामिया के लोग लेखन कार्य कैसे करते थे। जैसे मैं बचपन में जब मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया था तो मेरे घर वालों ने एक स्लेट दे दिया था मेरे को, ब्लैक कलर का स्लेट होता था, उसको ना उस पर लिखते थे, मतलब ऐसे पकड़ लिया भाई चौक से ई ऐसे लिखते थे, और फिर जब काम हो जाता था तो गोभी की डंडी होती थी, गोभी की डंडी से मिटा दिया, हो गया। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस तरीके से स्टार्टिंग टाइम पे स्टडी किया है, कमेंट में बता सकते हैं। मैंने तो किया है भाई, ऐसे किया है। मेसोपोटामिया वासी भी ऐसे लिखते थे। मेसोपोटामिया वासी भी क्या करते थे, लेखन कार्य करने के लिए पट्टिकाओं का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे? पट्टिकाओं का। ये पट्टिका किसकी बनी होती थी भाई? मिट्टी की बनी होती थी, है ना। मिट्टी की पट्टिकाओं का इस्तेमाल करते थे। किस तरीके से पट्टिकाएं बनाते थे? तो सबसे पहले मिट्टी को बिल्कुल आटे की तरह गूंद लिया, उसको ऐसे ऐसे थापा और एक ऐसा आकार दे दिया जिसको हाथ में आसानी से पकड़ा जा सकता था, ठीक है। ऐसा आकार दे दिया इसको हाथ में आसानी से पकड़ सकते थे, और इस पट्टिका को सूखने से पहले किलाकार लिपि का इस्तेमाल, लिपि क्या थी इनकी? किलाकार, किलाकार, ठीक है। किलाकार लिपि थी इनकी, जैसे कि हमारी देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की, ऐसे इनकी किलाकार लिपि थी। तो इसको सूखने से पहले ही इस पे लेखन कार्य कर देते थे। मतलब अगर सूख गया एक बार ये पट्टिका तो उस पर दोबारा लेखन कार्य नहीं हो सकता था, दोबारा नहीं लिख सकते थे। गीले में ही सरकंडे की तीखी नोक से, किससे लिखते थे भाई? सरकंडे, सरकंडे की तीखी नोक से। सरकंडा मतलब एक पौधा होता है, उसकी डंडी होती थी, उस डंडी से लेखन कार्य करते थे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, मैं एक बार पॉइंट्स पढ़ देता हूं, कहीं आप लोग सब कुछ घोल मोल ना कर दो, गलती ना कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों का बहुत ध्यान रखता हूं। देखो क्या लिखा है कि मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई थी वो 3200 ईसा पूर्व की थी। 3200 ईसा पूर्व, और अभी क्या चलने लग रहा है? 2024। बच्चे भाई एक बार मैंने आप सब लोगों से वीडियो में भी कमेंट में मांगा था कि आज से कितने साल पहले की बात हो रही है, अभी भी बता सकते हो।
आज से कितने साल पहले की बात हो रही है। तो 3200 ईसा पूर्व पहले वहां के लोगों ने क्या किया था, लेखन कार्य शुरू किया था, है ना। वहां से हमें बहुत सारी जो पट्टिकाएं मिली है उसमें बहुत सारे चिन्ह मिले हैं, है ना, बैलों की, मछलियों की, रोटियों की, लगभग 5000 सूचियां मिली है पट्टिकाओं पे, ठीक है। लेखन कार्य की आवश्यकता क्यों हुई होगी भाई लोगों को, तो अपने हिसाब का लेखा जोखा रखने के लिए, है ना, हिसाब रखने के लिए। जो भी लेन देन वो करते थे, व्यापार करते होंगे, अब व्यापार करेंगे तो कितना चीज भाई मुंह जबानी याद रख लोगे, अपने दिमाग में कितना भर लोगे तुम, लिख के रखना होगा ना। तो इसीलिए उन्होंने लेखन कार्य की शुरुआत कर दिया ताकि वो चीजों को लिख के रख सके, है ना। मेसोपोटामिया के लोग चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं पर लेखन कार्य करते थे। कैसे लिखते थे, चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। सरकंडे की तीखी नोक से उस पर किलाकार चिन्ह बनाते थे। किलाकार क्या था, उनकी लिपि का नाम था, किलाकार लिपि थी, है ना। किलाकार लिपि से वो लेखन कार्य करते थे। गीली पट्टिकाओं को धूप में सुखाकर मजबूत बना लिया जाता था। जब लेखन कार्य कंप्लीट हो गया तो उसको धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता था। प्रत्येक नए हिसाब के लिए अलग पट्टिका बनानी होती थी, है ना। लेखक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। यह एक महत्वपूर्ण कार्य था। बहुत सारे चिन्ह होते थे भाई, मेसोपोटामिया की लिपि में बहुत ज्यादा चिन्ह थे, इसलिए लेखन कार्य बहुत ही मुश्किल माना जाता था। सीखना, लिखने की जो कला थी, मतलब सबके बस की बात नहीं थी, इसीलिए वहां पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी कम थी, है ना। लेखन का इस्तेमाल शब्दकोश बनाने के लिए, शब्दकोश समझते जिसमें सारे शब्द लिखे होते हैं ना। भूमि का हस्तांतरण, मतलब कि भूमि का जो ट्रांसफर किया जा रहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसको कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए, राजाओं की उपलब्धियों को लिखने के लिए, इन सभी कामों के लिए लेखन कला का इस्तेमाल किया जाने लगा। मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण उपलब्धि केवल तभी संभव हो पाया जब लेखन कला का विकास हुआ। अब मान लो कि हम मेसोपोटामिया वासियों के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे हैं, हम इतिहास के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे हैं, राजाओं महाराजाओं के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे हैं, अगर लेखन कला का विकास नहीं हो पाता तो क्या इन राजाओं के बारे में हम पढ़ पाते, क्या मेसोपोटामिया वासियों के बारे में हम पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते ना मेरे दोस्त, क्योंकि हमें जानकारी इसी वजह से, क्योंकि लेखन कला का विकास यहाँ के लोगों ने कर दिया था, लिख के सारी चीजों को रखना शुरू कर दिया था, इसीलिए इनके बारे में हमें इतना कुछ पता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप कह सकते हो कि लेखन कला जो है वो मानव सभ्यता के विकास में बहुत योगदान दिया। आज हमें जो भी मानव सभ्यता के बारे में पता है, इतिहास के बारे में जो भी पता है, वो सब लेखन कला की वजह से ही है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, बस चलो आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मेसोपोटामिया में आरंभिक मंदिरों के स्वरूप का वर्णन कीजिए, या मेसोपोटामिया के आरंभिक मंदिरों की विशेषता बताइए। मंदिरों की विशेषता आपसे पूछा जाएगा। देखो मंदिरों की विशेषता, कई बार भाई सारे क्वेश्चन तो आ ही चुके हैं कभी ना कभी, तो बार बार मैं ये बात क्यों ही बोलूं, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो मंदिरों की खासियत क्या होती थी कि मंदिर एक छोटा सा देवालय होता था। देवालय यानी कि देवताओं का घर होता था, ठीक है जी, जो कच्ची ईंटों का बना होता था, है ना जी, कच्ची ईंटों का बना था ये मंदिर। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास स्थल माना जाता था भाई। यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं को, जैसे हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं को मूर्ति रूप में स्थापित करते हैं, ऐसे ही मेसोपोटामिया के लोग भी देवी देवताओं को वहां पे स्थापित करते थे। जैसे कि उर्देव थे एक हमारे, उर्देव, है ना, उर्देव यानी कि चंद्रदेव के रूप थे। चंद्र देवता को ही वहां पे उर कहा जाता था। और उर नगर भी है मेसोपोटामिया का एक, है ना, ये कंफ्यूज मत होना भाई, उर एक नगर भी है और एक देवता भी थे, समझ गए, जिनको हम चंद्र देवता का ही रूप मानते हैं। एक है इन्नाना जो है वो युद्ध और प्रेम की देवी थी। अब युद्ध करने जा रहे कोई राजा तो इन्नाना देवी की आराधना करता था। कोई प्रेम में जीत नहीं पा रहा है, किसी लड़की का दिल नहीं जीत पा रहा है, या किसी लड़के का दिल नहीं जीत पा रही कोई लड़की, तो इन्नाना देवी की आराधना करते थे वो, है ना, किससे, मेरा टाका भिड़वा दे, मेरा टाका इसी से भिड़ना चाहिए, समझ गए। तो इस तरीके से ये हमारे युद्ध और प्रेम की देवी थी। मंदिर ईंटों से बनाई जाती थी, ये बात हमने पहले बात कर ली कि मंदिर जो थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। समय के साथ इसका विस्तार होता गया, है ना, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने, है ना जी। मंदिर का विस्तार हुआ, जो कमरे थे उसके चारों तरफ आंगन बनाया गया, है ना, मतलब खुले आंगन की तरफ चारों तरफ कमरे बनाए गए। कुछ मंदिर साधारणतः घरों की तरह ही होते थे, मंदिर को घर जैसा ही माना जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मंदिर भी किसी ना किसी देवी देवता का घर ही होता है, ठीक है। इसके अलावा मेसोपोटामिया के लोग देवी देवताओं को बहुत सारी चीजें अर्पण करते थे। अर्पण मतलब चढ़ाते थे, जैसे कि दूध, कहाँ लिखा है, महली हो गया, मछली होगा भाई, मछली, दूध, मछली, दही, अन्न, अंडे, इन सारी चीजों को अर्पण करते थे। अभी भी होता है भाई, अभी भी पशुओं की बलि दी जाती है,
हम बहुत सारी चीजें अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं। आप भोग लगाते हैं, फिर अपने पेट का भोग लगाते हैं, मतलब पहले भगवान जी को भोग लगा दिया, फिर अपने पेट का भोग लगाते हैं, भगवान जी को खिलाते हैं पहले, फिर हम खुद खाते हैं उसी चीज को। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया के मंदिरों की विशेषता। करके जरूर जाना भाई ये सारे क्वेश्चन, अगर वीडियो को स्किप करके देखोगे मारे जाओगे, फिर तबाही मचा के नहीं आ पाओगे, लेकिन अभी से लास्ट तक बने रहोगे, वास्तव में तुम लोग तबाही मचा के आओगे। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेसोपोटामिया की जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद भी कृषि क्षेत्र में संकट आने के कारणों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इतना आसान कि भाई मेरा जो चिंटू है ना, चिंटू एक स्टूडेंट जो रोज कमेंट करता है कि भैया हिस्ट्री तो मेरे ना कुछ पल्ले नहीं पड़ता, सब ऊपर से निकल जाता है, सब कुछ ऊपर से निकल जाता है। चिंटू भी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही करके आएगा, एकदम सही करके आएगा, क्योंकि चिंटू जो है ना खेती करता था पहले, और खेती से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या है, मेसोपोटामिया की जमीन में प्राकृतिक उपजाऊ होने के बावजूद भी कृषि क्षेत्र जो था वो संकट से गिर जाता था। क्या कारण थे? तो इसके कुछ तो मानव निर्मित कारण माने जाते हैं, कुछ प्राकृतिक कारण माने जाते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझो आप, है ना। मान लो ये गंगा नदी बह रही है, ठीक है, गंगा नदी बह रही है। चलो गंगा नदी का एग्जाम्पल क्यों ले भाई, हम गंगा नदी का एग्जाम्पल क्यों ले, हम तो भाई कहाँ घूम रहे हैं, हम तो मेसोपोटामिया में घूम रहे हैं, है ना। तो यहां पे मान लो ये हमारी जो है फरात नदी है, फरात और दजला नदी है, दजला नदी, ठीक है। अब ये नदी है हमारी, है ना, ये नदी बह रही है, दजला और फरात नदी की जलधाराएं हैं मान लो ये। यहां पे एक किसान रहता है, किसान का नाम है भोलू, बोलू बोलू जो भी बोलना चाहो, नाम दे दो एक, ठीक है। एक किसान इधर जमीन का जो निचला एरिया है इधर रहता है, इधर खेती करता है भाई अपना, ठीक है, इधर खेती करने लग रहा है ना। तो कई बार मैं कुछ मानव निर्मित कारण आपको पहले बता देता हूं कि कई बार क्या होता था कि जो फरात और दजला नदी के ऊपर वाले लोग होते थे ना, वो अपने खेतों में, इनके खेत है मान लो इधर नदी के किनारे खेत है, तो खेतों में इतना ज्यादा पानी इस्तेमाल में ला लेते थे कि नीचे वाले जो हमारे किसान होते थे, नीचे वाले किसानों को खेतों में पानी देने के लिए मिलता ही नहीं था, बहुत ज्यादा यूज में ला लेते थे। कई बार ये ऊपर वाले जो लोग होते थे बेवकूफपना करते थे, अपनी बेवकूफी की वजह से नीचे वाले लोगों के लिए पानी ही रोक देते थे। ये क्या करते थे, नदियों में गाद जमा देते थे, गाद। अरे भैया ये गाद का होता है, तो गाद होता है गंदगी, मतलब नदियों की साफ सफाई नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि पानी का बहाव तो भैया ऊपर ही रुक गया, पानी तो ऊपर ही रुक गया, नीचे का खेत पूरा सूख गया। पानी का बहाव ऊपर रुक गया, नीचे का खेत सूख गया, तो नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिलेगा, तो भाई इससे भी दिक्कत होगी। अब कुछ प्राकृतिक कारण भी थी, ये तो मानव निर्मित कारण बता दिए, कुछ प्राकृतिक कारण भी थी। कई बार फरात नदी को आ गया गुस्सा, फरात नदी ने बोला, नीचे वाले लोगों से नाराज हो गया भाई, फरात नदी दजला नदी की जलधाराएं नाराज हो गई। उसने क्या किया, बोला कि भाई नीचे वाले लोगों को पानी नहीं दूंगा, मैं इधर से निकल लूंगा, कट लूंगा, मैं कट मार लूंगा। तो अपनी फरात और दजला नदी कई बार अपनी जलधारा बदल देती थी, जिससे कि नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता था, है ना। कई बार तो भाई प्रचंड देखने को प्रचंड रूप, है ना, दजला और फरात नदी का प्रचंड रूप देखने को मिलता था। इतना ज्यादा पानी आ गया, इतना ज्यादा पानी आ गया, सब बह गए, साथ साथ किसान भी बह जाते थे। जैसे कि आपको पता है अभी बिहार में बाढ़ आ गया है ना, और बहुत सारे लोग अपना घर बार, उनको अपना घर बार त्याग के जाना पड़ रहा है। तो भाई भगवान से हम ये दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो ये प्राकृतिक आपदा आई है उससे उन लोगों को छुटकारा मिले। क्योंकि हर साल देखो यार, मैं खुद बिहार से हूँ, और मैं भी मतलब जैसे मेरा भी गांव है, तो मेरे गांव के आसपास भी पानी भरा हुआ है काफी ज्यादा, और हर साल मेरे गांव के आसपास भी कहीं ना कहीं, मतलब हमारा जो घर है वो थोड़े ऊंचाई पे है तो इसलिए बच जाते हैं, लेकिन आसपास के बहुत सारे गांव जो है कई बार डूब जाते हैं, उनको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ता है। तो इस चीज को भी फील कर सकते हैं जिन्होंने वास्तव में इस चीज को झेला है ना। वो है ना कि भाई जिसको दर्द होता है उस दर्द को वही महसूस कर पाता है, बाकी तो बस कहते हैं कि भाई ये दवाई ले ले, ये दवाई ले ले, ऐसा ले ले, लेकिन वास्तव में दर्द जिसको होता है वही महसूस कर रहा होता है कि दर्द आखिर क्या चीज होती है। तो वहाँ पे जो किसान, मतलब जो हमारे लोग हैं, आम नागरिक है, वो फंसे हुए हैं। बस भगवान से यही हम दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको इस आपदा से छुटकारा मिले, सरकार जो है वो मदद करे उनकी। हाँ, यही भाई दुआ, हम बस दुआ ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन कर लेना आप लोग, मेसोपोटामिया के जमीन में
प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद भी कृषि संकट से क्यों घिर जाती थी। ये पॉइंट मैंने आपको सारे समझा दिए हैं, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और नगर की नगर व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या समझाना है जी, और नगर, मेसोपोटामिया में जो और नगर था उसमें नगर नियोजन व्यवस्था कैसी थी उसको समझाना है। अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, कथन को स्पष्ट कीजिए कि किस तरीके से उर नगर जो था वो अनियोजित शहर था, योजना के अनुसार नहीं बसाया गया था। ठीक है, नगर नियोजन पद्धति थी ही नहीं। जैसे कि अभी मैं अपने आसपास में कुछ ऐसे एरिया है ना जहां पे बहुत सारी झुग्गी झोपड़ी है, तो वहां पे आप जाओगे, झुग्गी बहुत सारी है ना, जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहां पे आप इतनी पतली गलियों को भी देखेंगे जहां पे निकलना भी लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है और सूरज की रोशनी तो कभी पड़ती ही नहीं है वहां पे। दिल्ली जैसे शहर में भी है ऐसे बहुत सारे जहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग निवास कर रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे एरिया आपको देखने को मिल जाएगा हमारे दिल्ली में भी, मेरे आसपास में ही बहुत सारे एरिया है। तो वहां पे मतलब नगर नियोजन पद्धति का वास्तव में वहां पे अभाव है, योजनाओं के अनुसार नहीं बसाया गया उन एरियाओं को, है ना जी। देखिए तो ऐसे ही उरनगर में भी यही विशेषता थी, उरनगर को भी नियोजित ढंग से नहीं बसाया गया था। उरनगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, है ना, क्योंकि गलियां जो थी वो योजना के अनुसार नहीं बनाई गई थी, बहुत पतली थी, है ना, घुमावदार गलियां थी। ठीक है, इसके अलावा गलियां बहुत टेढ़ी मेढ़ी भी थी, गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी। इस वजह से क्या होता था कि जो पहिएदार जो गाड़ियां होती थी, है ना, वो घरों तक नहीं पहुंच पाती थी। जो पहिए वाले जो वाहन होते थे वो घरों तक नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए लोग सामान को या तो अपने कंधे पे मतलब डाल के ले गए, या फिर जो गधे हैं या दूसरे जो जानवर है उन पे लोड करके अपने घरों तक सामान को लेके जाते थे। जल निकासी की व्यवस्था, देखो जल निकासी की व्यवस्था कैसे कर रखा था, तो छत होता है, छत का ढलान जो था वो आंगन की तरफ होता था। किसकी तरफ? आंगन की तरफ, है ना। और जो भी बारिश का पानी होता था वो आंगन में गिर रहा है, आंगन से नाली बना दी, उस नाली को कहां कनेक्ट कर दिया भाई? हौज में, है ना जी। हौज क्या होते हैं भैया ये भी बता दो। तो हौज एक ऐसा कुंड होता है जिसमें सारा मल मूत्र एकत्रित हो जाते हैं, उसको हौज बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ जाके कहां गिर जाता था? हौज में गिर जाता था। समझ गए जी। चलो दरवाजे का निर्माण, अब भैया दरवाजे के निर्माण को लेके बहुत ज्यादा अंधविश्वास था। जैसे कि मेरे गांव वाले, मेरी मम्मी बताती है कि हमारे समय में भी लोग जो थे ना वो एक दूसरे का घर का गेट ना आमने सामने नहीं बनवाते थे, बहुत ज्यादा अंधविश्वास था लोगों के बीच में। ऐसे ही मेसोपोटामिया वासी भी बहुत सारे अंधविश्वासों को मानते थे। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, अंधविश्वास वाला पॉइंट वैसे इधर दे रखा है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास ही था, इसको भी अंधविश्वास ही मान सकते हैं हम। ठीक है, दरवाजे देखो क्या लिखा है कि और नगर में कमरे के अंदर रोशनी खिड़की में नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुलते थी, है ना, खुला करते थे। घरों के परिवारों में गोपनीयता को बनाने के लिए ऐसा किया गया था, यानी कि घर का जो फ्रंट साइड है, घर का जो फ्रंट साइड है वहां पे गेट नहीं बनवाते थे, गेट को पीछे आंगन की तरफ बनवाते थे ताकि घर की गोपनीयता बनी रहे। घर में जो मियाँ बीवी के बीच में फाइट हो गया ना, पता ना चले किसी को, समझ गए, तो इसीलिए ऐसा करते थे। घरों के निर्माण को लेके इतने सारे अंधविश्वास को फॉलो करते थे। देखो क्या लिखा है कि घरों के निर्माण के विषय में कई प्रकार के अंधविश्वास को माना जाता था, जैसे कि घर की दहलीज, दहलीज समझते हो ना, दहलीज समझते हो ना, जो पहले घर को बनाने से पहले चबूतरा बनाया जाता है उसी को हम दहलीज बोलते हैं, है ना। उसको मिट्टी विट्टी से भर के फिर उसको ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है। तो कहने का मतलब है कि घर के निर्माण से पहले घर के निर्माण को लेके कई प्रकार के अंधविश्वास को फॉलो करते थे, जैसे कि घर की दहलीज अगर ज्यादा ऊपर उठी होगी तो धन दौलत आएगा, है ना। सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर के सामने ना खुले तो ये भी सौभाग्य की बात होगी। तो इस तरीके के अंधविश्वास को फॉलो करते थे। आगे देखो कब्रिस्तान, कब्रिस्तान और नगर में नगर वासियों के लिए कब्रिस्तान था, जहां पे शासक और अन्य लोगों की बहुत सारी अस्थियां मिली है, जिससे पता लगता है कि वहां पे शासक और अन्य लोगों को दफनाया गया था। लेकिन जब घरों के नीचे खुदाई हुई तो फर्श के नीचे से भी, भाई घरों के फर्श के नीचे से भी बहुत सारी समाधियां मिली, बहुत सारे कब्र मिले, जो इस बात को दर्शाता है कि उरनगर के लोग अपने मृतकों को अपने घर के नीचे ही दफन कर देते थे, ताकि ऐसा महसूस हो कि वो हमारे साथ ही है, इसलिए ऐसा करते थे। यही सोच रही होगी, यही लॉजिक रहा होगा। और क्यों करेंगे यार, रात को फिर वही आते होंगे सपने में, इनको सपने में क्या सही में कब्र में से निकल के आ जाते होंगे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मारी नगर इतना समृद्ध क्यों था? देखो मेरे बाबू, मारी नगर आपको पता है कि 2000 ईसा पूर्व के आसपास ना
2000 ईसा पूर्व के आसपास एक शाही राजधानी बन गया था हमारी नगर, और बहुत ही समृद्ध नगरों में से एक था। मेसोपोटामिया के सबसे समृद्ध नगरों में से एक था। तो आखिर इतना समृद्ध क्यों हुआ था, वही कारण आपको यहाँ पे समझाने हैं। देखो क्या लिखा है, मारे नगर जो था वो व्यापार के कारण, व्यापार के आधार पर समृद्धशाली शहरी केंद्र था। व्यापार जो हो रहा था ना यहाँ पे, व्यापारिक केंद्र से जुड़ा हुआ था मारे नगर, उसके वजह से ये बहुत ज्यादा समृद्ध था। यहाँ लकड़ी, तांबा आदि नाव के द्वारा फरात नदी के रास्ते दक्षिणी और जो तुर्की है, सीरिया है ना, उन एरियाओं से आता था। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, उसको सही कर लेना। दक्षिण का जो एरिया है, या फिर जो तुर्की है, सीरिया है ना, इन एरियाओं से बहुत सारे जो नाव जहाज थे वो कहाँ आते थे, मारे नगर में जो बंदरगाह था वहां पे आया करते थे। देखो क्या लिखा है, मारे नगर के अधिकारी, जो बंदरगाह जो था, बंदरगाह समझते हो ना, बंदरगाह यानी कि जहां पे क्या रुकते हैं, नाव या फिर जो जहाज होते हैं, जो समुद्री जहाज होते हैं या फिर जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, वो जहां रुकते हैं उसको हम बंदरगाह बोलते हैं। तो मारी में था एक बंदरगाह, वहां पे रुकते थे बहुत सारे जहाज। अधिकारी, मारी के जो अधिकारी थे उन जहाजों की जांच करते थे, और जांच के बाद 10% जितना भी माल का रकम होता था उसका 10% प्रभार वसूलते थे, शुल्क वसूलते थे, टैक्स के रूप में टैक्स वसूला करते थे। और ये जो टैक्स मिल रहा था 10%, इसकी वजह से ही मारी नगर समृद्ध हो गया था। समझ में आ गया भाई? देखो, अगर वीडियो और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको मजा आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है, सब कुछ एकदम मस्त तरीके से समझ में आ रहा है ना, वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट भी डाल देना, और अपने 2 4 10 15 20 25 50 100 200 500 दोस्तों को भी बता देना रोशन शाह स्टडी पॉइंट के बारे में, कि एक चैनल है रोशन शाह स्टडी पॉइंट नाम का, जहां पे एक टीचर है जिसका नाम क्या है, नाम पता ही होगा, जो क्वेश्चन बता देते हैं, जो टॉपिक समझा देते हैं ना, तो बस मजा ही आ जाता है। ऐसा बता देना यार, थोड़ी तारीफ कर देना मेरे को ना, सही बताओ अपनी, अब यार अपनी तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं होता भाई, सबको पसंद होता है ना। तो यार थोड़ी मेरी तारीफ कर देना, और थोड़े मेरे चैनल के बारे में बता देना, थोड़ा तुम ही लोग प्रमोट कर सकते हो मेरे को, तुम ही लोग फेमस बना सकते हो, है ना, तुम ही लोग मेरे को प्यार दे सकते हो, और तुमको पता है कि प्यार कैसे देना है, वो प्यार, बस प्यार, मैं प्यार का भूखा हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। चलो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के इतिहास की रचना करने वाले स्रोतों का वर्णन कीजिए। अच्छा भैया, क्या बताना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपको समझाना है कि रोमन साम्राज्य के इतिहास की रचना किन स्रोतों के माध्यम से की जा सकती है, ऐसे कौन से स्रोत है जिससे कि हमें रोमन साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले है पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री जिसमें आपको वो सारी चीजें शामिल करते हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने लायक होते हैं, है ना। जैसे कि उस समय का कोई पुराने समय का रोमन साम्राज्य का कुछ कानून रहा होगा, या उस समय का जो इतिहास लिखा गया हो, इतिहासकारों ने रोमन साम्राज्य का इतिहास लिखा होगा, या फिर उस समय कोई पत्र लिखा होगा। मान लो कि महारानी ने किसी महाराजा को पत्र लिखा, है ना, कि तुम इस युद्ध में मत, मतलब युद्ध में जाने से तो नहीं रोकेंगे, कुछ भी लिख दिया, लव लेटर कुछ भी लिखा होगा, चलो छोड़ो हटाओ, ज्यादा क्या ही एग्जाम्पल में जाऊं मैं। पत्र हो गया, या फिर व्याख्यान हो गया, व्याख्यान, या फिर प्रवचन, किसी बाबा ने उस समय महाराज को प्रवचन दिया होगा कि महाराज ये युद्ध में कुछ नहीं रखा, छोड़ दो, ये सब मोह माया है, ये प्रवचन हो गया। कानून, महाराज ने कानून बनाया होगा आम लोगों के लिए कि भाई अगर तुमने किसी स्त्री के ऊपर नजर उठा के भी देखा, दोनों आंखों की जो गोलियां है वो निकाल ली जाएगी। ऐसा ऐसे कुछ कानून बने होंगे। तो ये सारे कानून जो है पाठ्य सामग्री में शामिल हो जाते हैं, और इससे हमें रोमन साम्राज्य के बारे में पता चलता है। अगला देखो, लिखित दस्तावेज। अब लिखित दस्तावेज में तो वैसे जो मोटी किताबों के तौर पे जो दस्तावेज लिखे गए होंगे उनको हम शामिल करेंगे। जैसे कि वहां के लोग, आपको पता है मेसोपोटामिया के लोग पैपाइरस के पत्तों पर लिखते थे। किस पे लिखते थे बच्चों? पैपाइरस के पत्तों पे। कहां उगता है? नील नदी के किनारे उगता है, नील नदी, ठीक है जी। पैपाइरस के पत्तों पे लेखन कार्य करते थे, है ना, ठीक है जी, रहेगा याद सबको। तो ये पैपाइरस के पत्तों पे बहुत सारे दस्तावेज लिखे हुए मिले, इससे पता चल जाता है हमारे को, है ना। कुछ अभिलेख पत्थरों पे लिखे जो शिलालेख है उनको भी हम, वैसे लिखित दस्तावेज के तौर पे तो हम नहीं कह सकते इनको, लेकिन लिखित रूप में, रिटर्न में है तो लिखित तौर पे वाले स्रोत में आप डाल सकते हो। लेकिन पैपाइरस का जो पत्तों पे लिखे जो दस्तावेज है, ये एग्जाम्पल आपका इसमें परफेक्ट रहेगा, ठीक है, वो आप दे देना। उसके बाद भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष यानी कि जो चीजें हमारे को जमीन के नीचे से मिली है खुदाई के दौरान, है ना। जैसे कि
इमारतें, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, औजार, आभूषण, अस्थियां, ये सारी चीजें जमीन के नीचे से मिलती है। इन सभी चीजों से भी हमें रोमन साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो ये सारे पॉइंट आप लिखो और पूरे नंबर लो। 3 नंबर का ही आएगा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है पूरे। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ जाओ। रोमन साम्राज्य की सेना की विशेषता बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। लो जी 5 पॉइंट लिखे, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये भी 3 नंबर का। रोमन साम्राज्य की, आपको पता है कि रोमन साम्राज्य में 3 प्रमुख खिलाड़ी होते थे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता था सम्राट, है ना जी। सबसे पहले नंबर पे कौन आता? सम्राट। दूसरे नंबर पे सेनेट और तीसरे नंबर पे सेना। तो हम बात करेंगे सेना की। देखो रोमन साम्राज्य की सेना होती थी एक व्यावसायिक सेना, जिसमें व्यावसायिक यानी कि सबको मिलता था पैसे, पैसे यानी कि वेतन, यानी कि वेतन के लिए भी लोग काम करते थे कि भाई चलो कुछ रोजगार मिल जाएगा, इसीलिए व्यावसायिक सेना बोलते थे। प्रत्येक सैनिकों को कितने वर्ष तक काम करना होता था जी? 25 वर्ष तक काम करना होता था। रोमन सेना में सबसे बड़ी एकल निकाय, मतलब रोमन सेना जो थी एक बहुत बड़ी संगठन के तौर पे काम करती थी, जिसमें 6 लाख तक सिपाही मौजूद थे, 6 लाख तक सैनिक थे। रोमन सेना के पास सम्राट का भाग्य निर्धारित करने की क्षमता थी। कोई सम्राट उतना ही कमजोर माना जाता था जितना कि उसकी कमजोर सेना होती थी। जिस सम्राट की सेना बहुत पावरफुल हो गई, वो सम्राट भी पावरफुल माना जाता था। ठीक है, रोमन जो सेनेट होते थे वो सेना से घृणा करते थे। दूसरा जो मैंने खिलाड़ी बताया कौन थे भाई? सेनेट। अब सेनेट सेना से घृणा करते हैं, मतलब कि उनको बहुत ही घटिया किस्म का मानते हैं, क्योंकि जो सेना है वो हमेशा हिंसा वगैरह करते रहते थे, अच्छे वेतन के लिए, है ना, अच्छी स्थिति के लिए, पैसे वगैरह बढ़ाने के लिए ये हिंसा करते रहते थे। ठीक है, और इनका काम भी युद्ध करना होता था, मारकाट करना। तो भाई इसके वजह से भी सेनेट जो है सेना से घृणा करते थे। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे और आंसर आपका खत्म हो जाएगा। चलो जी 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, अभी तक का इतिहास उठा के देख लो, अपने हिस्ट्री का पेपर का इतिहास उठा के देख लो। इतिहास में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन, मतलब इतिहास के पेपर में सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वही क्वेश्चन है सबसे ज्यादा बार। क्या बोलना चाहता था पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। देखो तो क्वेश्चन क्या है कि रोमन साम्राज्य के 3री शताब्दी के संकट की व्याख्या कीजिए। अब बच्चे ना यहाँ पे 2 गलतियां, मतलब जो गलती करते हैं बच्चे, मैं उसकी बात करूं। देखो 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है, एक तो 3री शताब्दी का संकट बनता है और एक 14वीं, जो 14वीं शताब्दी है ना, इसका भी संकट आएगा आपके पेपर में। ये भी क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में लास्ट में दे रखा है, 14वीं शताब्दी का संकट और यह 3री शताब्दी का संकट। दोनों में 1100 साल का अंतर है मेरे दोस्त, 1100 साल का। लेकिन बच्चे फिर भी गलतियां करते हैं, 3री शताब्दी के संकट की जगह 14वीं शताब्दी के पॉइंट्स लिख देते हैं और 14वीं शताब्दी की जगह 3री शताब्दी के पॉइंट्स लिख देते हैं। दोनों अलग अलग टाइम पीरियड है, 1100 साल का अंतर है मेरे दोस्त, तो अलग अलग पॉइंट बनेंगे। ठीक है, ये रोमन साम्राज्य से संबंधित है और ये जो है यूरोप से, सिर्फ यूरोप से, है ना, सिर्फ यूरोप से इसका संबंध है और इसका संबंध पूरे रोमन साम्राज्य से है। ठीक है जी, चलो तो 3री शताब्दी का संकट क्या था? देखो 1ली और 2री शताब्दी जो था ना रोमन साम्राज्य के लिए, 1ली और 2री शताब्दी रोमन साम्राज्य के लिए बहुत ही सही था, बहुत ही अच्छा था। ये उन्नति, प्रगति, समृद्धि और आर्थिक विकास का समयकाल था। लेकिन 3री शताब्दी संकटों से भरा हुआ था। पूरा ऐसा लगा कि ये साम्राज्य बस अब खत्म है, इसकी कहानी ही खत्म है, ऐसा लगा। तो इसीलिए हम इसको 3री सदी का संकट कहते हैं। होता क्या है इस समय काल में, क्या क्या घटनाएं घटती है? सबसे पहले ईरान में 225 ईस्वी में एक बहुत ही आक्रमणकारी वंश का उदय होता है, जो स्वयं को सासानी कहते हैं, सासानी वंश का उदय। अब सासानी वंश का एक राजा था जिसका नाम था शापुर प्रथम। इसने बोला कि मैंने 60,000 रोमन सैनिकों का सफाया कर दिया और रोमन साम्राज्य की जो पूर्वी राजधानी थी जिसका नाम था एंटियोक, उस पर मैंने कब्जा कर लिया। एंटियोक पे कब्जा करने का दावा करता है, एंटियोक लिखा भी है, और 60,000 रोमन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, ऐसा इसने दावा किया था। किसने? शापुर प्रथम ने। तो याद रहेगा, शापुर प्रथम का नाम याद रखना भाई। चलो आगे बढ़ो। इसी समय भाई जर्मनी मूल के बहुत सारी जनजातियां थी। जर्मनी मूल के जनजातियों ने क्या किया, राइन और डैन्यूब नदी, ये 2 नदियां थी, रोमन साम्राज्य इन दोनों नदियों के इर्द गिर्द ही बहुत सारा एरिया इनका स्थित था। तो यहां पे बढ़ना स्टार्ट कर दिया भाई किसने? जर्मनी मूल के जनजातियों ने आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, हमला वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। और इस वजह से जो डैन्यूब नदी का एरिया था, पूरा एरिया
विवश होकर रोमन वासियों को खाली करना पड़ा, वहां से भागना पड़ा। इसी समय काल में रोमन सम्राटों को विदेशी बर्बरों से युद्ध करना पड़ा। देखो विदेशी बर्बर, अब ये बर्बर कौन होते हैं? बर्बर यानी कि जो मार काट में विश्वास करते हैं, सीधा आर पार की गेम खेलते हैं भाई। इनको ना कोई मोह माया नहीं होता इनके अंदर। बर्बर का मतलब ये है कि बर्बरता से लोगों का सफाया करना, लोगों को मारना। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? आ रही है सबको बात समझ में? फोन भाई स्विच ऑफ हो सकता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा तेजी में खींचना चाहूंगा वीडियो को आगे, है ना। तो बर्बरों से युद्ध करना पड़ा, जिसमें बहुत सारे रोमन शासक मारे गए। और तीसरी शताब्दी में लगभग 47 वर्ष में 25 सम्राट सत्तासीन हुए। मतलब 47 वर्ष के अंदर ही 25 सम्राट जो है उनका जगह बदला गया। कोई आता, कोई मर जाता, किसी को सत्ता से हटा दिया जाता था। तो 47 वर्ष में 25 सम्राट क्या हुए? सत्तासीन हुए, है ना। और इससे ये समझ में आता है कि तीसरी सदी का जो संकट था वो तनाव से भरा हुआ था, है ना, बहुत ही खतरनाक था रोमन साम्राज्य के लिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, और 8 नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए पूरे, है ना। रोमन समाज की क्या विशेषता थी? रोमन समाज की क्या खासियत थी? तो रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का चलन था। यानी कि एकल परिवार का मतलब क्या है कि माता पिता और बच्चे जो थे वो एक साथ रहते थे, एकल परिवार हो गया, है ना। परिवार में दास शामिल थे। देखो जब बच्चा छोटा होता था तब तक परिवार के साथ रहता था, जैसे कि वयस्क हो गया, वयस्क पुत्र जो थे वो माँ बाप के साथ नहीं रहते थे, है ना। लेकिन परिवार में दासों को गिना जाता था, क्योंकि दास हमेशा उस फैमिली के साथ ही रहती थी जिस फैमिली का वो दास है। ठीक है, तो इसलिए परिवार में दासों को शामिल किया जाता था। महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार था पूरा। माता पिता के मरने के बाद पूरे संपत्ति पे अधिकार हो जाता था किसका? महिलाओं का। महिला एकाधिकार स्थापित कर लेती थी। इससे समझ में आता है कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। तलाक देना बहुत ही आसान था भैया। तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी। मियाँ बीवी में से किसी ने भी बोल दिया कि भाई नहीं रहना, ये पसंद नहीं है मेरे को बंदा, चल निकल, हवा आंधी, तो खत्म, शादी खत्म। ठीक है, तलाक देना बहुत ही आसान था। दोनों में से किसी एक ने भी विवाह भंग करने की बात कह दी, सूचना दे दी, शादी खत्म, शादी खत्म। विवाह की आयु क्या थी भाई? पुरुष जो थे 28 से लेकर 32 साल के एज में शादी करते थे, और जो लड़कियां होती थी उनकी शादी 16 से लेकर 23 साल की एज में शादी होती थी। मतलब ठीक ठाक एज थी। विवाह का नियोजन जो था वो पूरी तरीके से परिवार द्वारा होता था। विवाह का नियोजन किसके द्वारा होता था भाई? परिवार के द्वारा। परिवार ही तय करते थे ज्यादातर किससे किसको शादी करवानी है ना जी। स्त्रियों की पिटाई, अब देखो भाई स्त्रियों की पिटाई होती थी। जो पति थे बहुत ही कमीने होते थे, डंडे से जो मिल गया उसी से महिलाओं की पिटाई कर देते थे, है ना। कई बार तो महिलाएं कुछ ऐसे हमें अवशेष मतलब कुछ ऐसे हमें एग्जाम्पल मिलते हैं जिससे कि महिलाएं जो थी वो अपने चोट का निशान लोगों को दिखाती थी, देखो मेरे पति ने मेरे को बहुत मारा है आज। ठीक है जी। बच्चों को मारना, अब भाई बच्चों को मारने के लिए जो पिता होता था, पिता क्या करता था? अपने शिशु यानी कि बच्चे को मारने के लिए ठंड में छोड़ देता था। ठंड में ऐसे भाई नंगा छोड़ दिया, भाई मर जाएगा वो, है ना, ठंड में। क्योंकि बीवी तो भाई तलाक दे के निकल गई है। अब जो बच्चा बचा है उसकी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता बाप। पैदा ही क्यों किया फिर भाई तूने? जब जिम्मेदारी नहीं उठा सकता पैदा क्यों किया तूने? लेकिन कर लेते थे, है ना। जोश में आके कर लिया, फिर उसके बाद संभाल नहीं पा रहे हैं, मरने के लिए भाई छोड़ देते थे। तो ये तरीका था भाई, ये सही नहीं था ये सब। सांस्कृतिक विविधता, देखो रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता बहुत था। वहां पे अलग अलग भाषा को बोलने वाले, वेशभूषा को फॉलो करने वाले, है ना, अलग अलग धर्म, इसके अलावा अलग अलग प्रकार के भोजन ग्रहण करने वाले लोग मौजूद थे। तो सांस्कृतिक विविधता थी। संस्कृति में काफी ज्यादा विविधता रोमन साम्राज्य में हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसमें आपको क्या समझाना है? रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को समझाना है। ठीक है, देखो रोमन साम्राज्य की अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत था ये साम्राज्य, बहुत ज्यादा मजबूत, उन्नत अवस्था में था, बहुत पैसे वाला था। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदरगाह थे, खाने खदाने, है ना, फैक्ट्रियां, बहुत सारे फैक्ट्री जैसे कि जैतून की तेल की फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा थी, जिससे कि इनकम तो होता था, लोगों को रोजगार भी मिलता था। ठीक है, कंटेनरों का प्रयोग होता था भैया, कंटेनरों का प्रयोग। कंटेनर समझते हो ना? कंटेनर समझते हो ना भाई? कितने बच्चे नहीं समझते हमारे कंटेनर? तो यह है कंटेनर, इसमें कोई भी तरल पदार्थ भर दूंगा, ये बन गया हमारा कंटेनर। कंटेनर, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, है ना। तो कंटेनर का इस्तेमाल तरल पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह पे
लाने ले जाने के लिए होता था। उस समय के कंटेनर मिट्टी के बने होते थे, है ना, मिट्टी के कंटेनरों का प्रयोग करते थे वहां के लोग। जैसे कि देखो क्या लिखा है, शराब, जैतून का तेल, अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए मटके या कंटेनरों का प्रयोग होता था, जिसको हम एम्फोरा कहते हैं। एम्फोरा एक तरीके का कंटेनर होता था जिसमें सभी प्रकार के तरल पदार्थों को लाया ले जाया जाता था। जैतून के तेल को लाने ले जाने के लिए विशेष प्रकार के कंटेनर का इस्तेमाल होता था, जिसको ड्रेसल 20 कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ड्रेसल 20, है ना। जल शक्ति का प्रयोग देखो, रोमन वासी क्या करते थे, मशीनों को चलाने के लिए जल शक्ति का प्रयोग करते थे मेरे भाई। बहुत सारे मशीनों, सोने चांदी को खदानों से निकालने के लिए जो मशीनें चलाई जाती थी वो भी जल शक्ति से चलाई जाती थी। तो इससे समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी के रूप में भी बहुत डेवलप हो चुके थे यहाँ के लोग। संगठित व्यापार और बैंकिंग व्यवस्था, यहाँ के लोगों का जो व्यापार था और जो बैंकिंग व्यवस्था थी वो बिल्कुल संगठित थी, है ना। लोगों को बैंकों से व्यापार करने के लिए पैसे मिल जाते थे। आज भी मैं जाऊं बैंक में, मेरे को 10,000 ना दे बैंक वाले, लेकिन वहां पे लोगों को आसानी से बैंक से पैसे मिल जाता था, अपना बिजनेस कर सकते थे। समझ में आया सबको? समझ में आया? कमेंट में लिख देना भाई, यस भैया, मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है, सब कुछ जो समझा रहे हो सीधा भेजे में घुस जा रहा है, कुछ भी इधर उधर कान वान मुंह से कुछ नहीं निकल रहा, सीधा भेजे में, सीधा इधर इधर जा रहा है। ठीक है जी, बाल तो खराब नहीं हो गया भाई। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। दास यानी कि गुलाम। रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति बहुत ही बेकार थी। जैसे कि अभी मैं देखता हूं हमारे मोहल्ले में बहुत सारी गाय आती है ना, तो गाय जो है उसके कान में ना पता नहीं क्या छेद करके डाल देते हैं, यहाँ शरीर पे दाग देते हैं, निशान बना देते हैं ताकि पहचान सके कि वो उनकी गाय है। ऐसे ही दासों के साथ होता था रोमन साम्राज्य में। तो वही हम बात करने वाले इस क्वेश्चन में। देखो, ऑगस्टस आपको पता है रोमन साम्राज्य का सम्राट था। ऑगस्टस के शासनकाल में इटली में 75 लाख आबादी थी। इटली की आबादी कितनी थी? 75 लाख, जिसमें से 30 लाख लोग तो दास थे, यानी कि दासों को बहुत ज्यादा संख्या में वहां पे रखा जाता था। ठीक है, दासों को पूंजी निवेश समझा जाता था, मतलब कि पैसे कमाने के लिए लोग दासों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते थे। ठीक है, उच्च वर्ग के लोग जो थे वो दासों से क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, मारना पीटना, गाली गलौज, ये सब तो आम बात थी भाई। दासों को नियंत्रण में रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता था। ठीक है, दासों पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता था। बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए जाते थे जिससे कि दासों पर कंट्रोल रखा जा सके, नियंत्रण रखा जा सके। जैसे कि दासों को छोटे छोटे समूह में बांटा जाता था। अब ये छोटे छोटे समूह में क्यों बांटेंगे? मान लो कि एक साथ अगर 100 दास होंगे, 100 दास को एक काम में लगा दोगे तो पता नहीं चलेगा, इसमें से कुछ दास जरूर होगा जो कि काम चोर होगा, एक नंबर का काम चोर, मकरा मारेगा हर काम में। लेकिन अगर मैं इस 100 दास को एक साथ लगा रखा हूं, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम चोर है, मेरे को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं इसी के जगह पे 10-10 ग्रुप में बांट देता हूं दासों को, तो छोटे छोटे ग्रुप में बांट दूंगा, पता चलेगा कौन काम कर रहा है और कौन काम चोर है, पता चल जाएगा भाई बहुत अच्छे से। ठीक है जी, तो इसलिए करते थे। दासों को नियंत्रण में रखने के लिए उनके शरीर पर गर्म लोहे या पट्टी से दागा जाता था। दाग के ऐसा निशान बना दिया जाता था कि दास अगर भाग भी जाए ना तो पता चल सके कि हाँ ये मेरा दास है। ठीक है, इसलिए ऐसा करते थे। इसके अलावा दासों पर नियंत्रण रखने के लिए उनके पैरों में जंजीर बांधी जाती थी। कई बार तो भाई हद पार कर देते थे, जंजीरों से बांध के रखते थे दासों को। तो इससे भी दासों की स्थिति बहुत ही खराब थी वहां पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, परवर्ती पुरा काल से क्या अभिप्राय है? थोड़ा सा ब्लर हो रहा है भाई ये पेज। ठीक है, परवर्ती पुरा काल से क्या अभिप्राय है? इस काल के सुधारों तथा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। देखो, परवर्ती पुरा काल, रोमन साम्राज्य को आपको पता है कि हम 2 समय काल में बांटते हैं, है ना, एक पूर्ववर्ती एक परवर्ती। पूर्ववर्ती मतलब तीसरी सदी से पहले का समय काल, और है ना, पूर्ववर्ती का मतलब क्या है? तीसरी सदी से पहले का समय काल। और परवर्ती है हमारा, वो तीसरी सदी के बाद का समय काल है। तो यहाँ पे हमें परवर्ती समय काल की बात करनी है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है परवर्ती काल के बारे में। क्या लिखा है कि रोमन साम्राज्य में 4वीं से 7वीं सदी का जो समय काल है, जो कि इसके उद्भव, विकास और फिर इसके पतन का काल माना जाता है। पहले इस समय काल में क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि तीसरी सदी में तो भाई एक साम्राज्य खत्म होने के कगार पे था, लेकिन 4वीं सदी में दोबारा से इस साम्राज्य का उद्भव हुआ,
फिर इसका बहुत तेजी से विकास हुआ और फिर पतन हो गया। इसी काल को हम परवर्ती काल कह देते हैं। देखो परिवर्तन क्या क्या आया भैया, भैया परिवर्तन क्या क्या आया। देखो धार्मिक परिवर्तन, सबसे पहले समय काल का धार्मिक परिवर्तन क्या रहा कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, एक सम्राट का नाम है, नाम क्या है कॉन्स्टेंटाइन, याद कर लो भाई कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया, है ना, ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया। और 7वीं सदी के आसपास पूरे एरिया देखते हैं कि हम यहाँ पे अरब से फिर इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार होना शुरू हो जाता है। ये तो हो गया धार्मिक परिवर्तन। अब समझो राज्य के ढांचे में क्या क्या परिवर्तन आया, मतलब कि जो साम्राज्य की जो बनावट थी उसमें क्या क्या बदलाव इस समय काल में सम्राटों द्वारा किए गए। तो 2 सम्राट के नाम याद रखना, एक तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कॉन्स्टेंटाइन, और दूसरा नाम आ गया सम्राट डायोक्लिशियन। डायोक्लिशियन नाम याद रहेगा, डायोक्लिशियन। देखो सम्राट डायोक्लिशियन ने साम्राज्य का अधिक विस्तार होने के कारण इस साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना दिया। सम्राट डायोक्लिशियन ने क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया, साम्राज्य को थोड़ा छोटा बनाया भाई, छोटा। अब छोटा क्यों बनाया, उसने देखा कि बहुत 3 महाद्वीपों में फैला हुआ मेरा साम्राज्य, बहुत सारे एरिया ऐसे जिसका कोई उपयोग नहीं, रेगिस्तानी एरिया है ना, बंजर एरिया, बर्फीले एरिया, कोई उपयोग नहीं है, हटाओ इनको, हटाओ। तो इस वजह से जो एरिया उपयोगी नहीं थे उनको साम्राज्य से हटा दिया, साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना दिया। साम्राज्य के सम्राट ने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवा दिए, प्रांतों का पुनर्गठन करवाया, बहुत सारे नए नए प्रांत जो थे उसकी सीमाएं बदल दी, है ना, सैनिक और असैनिक कार्यों में अलग कर, इन दोनों कार्यों को अलग कर दिया कि भाई जो सेना का काम होगा वो सेना, और जो सेना का काम नहीं होगा वो सैनिक नहीं करेंगे, वो दूसरे लोग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान किया, मतलब कि अपने सेनापतियों को ज्यादा से ज्यादा पावर दिया, बोला कि भाई ले पावर ले, जो करना चाहते कर। तो इससे क्या हुआ कि उसके सेनापति बहुत पावरफुल हो गए, है ना। ये तो हमने बात कर लिया डायोक्लिशियन के बारे में। अब देखो राज्य के ढांचे में कुछ परिवर्तन जो था वो हमारे भाई साहब कॉन्स्टेंटाइन ने भी किया। कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, मुद्रा प्रणाली में सुधार किया। सॉलिडस नाम का, सॉलिडस बोल सकते हैं हम इसको, सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो कि 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का था। देखो भाई शुद्ध सोने का, एक दिनारियस है, दिनारियस क्या थी भैया, दिनारियस भी 4.5 ग्राम, लेकिन चांदी की थी, वो भी विशुद्ध चांदी की, ठीक है, विशुद्ध चांदी की थी। लेकिन ये सॉलिडस जो था वो चांदी मतलब सोने का था, शुद्ध सोने का था, 4.5 ग्राम ही इसका वेट था, ठीक है जी। आगे देखो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, दूसरी राजधानी भी बनाई, राजधानी भी शिफ्ट कर दिया, कहा कुंस्तुनतुनिया में। कहा राजधानी बनाया, कुंस्तुनतुनिया में, जो कि तीनों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ था, समुंदर से घिरा हुआ था, ठीक है जी। एक एक नंबर के भी क्वेश्चन यहां से कई बन सकते हैं। तो तीनों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ राजधानी रोमन साम्राज्य का कुंस्तुनतुनिया था, कुंस्तुनतुनिया रहेगा नाम याद सबको, कुंस्तुनतुनिया। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। देखो इन सुधारों का प्रभाव क्या हुआ, ये जो दोनों सम्राटों ने सुधार किया उसका प्रभाव क्या रहा, शहरी संपदा और समृद्धि में वृद्धि हुई, स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए, यानी कि भवन निर्माण करने की जो कला थी, इमारतों के निर्माण करने की कला थी वो अच्छी हो गई। भोग विलास के साधन में वृद्धि, मतलब खाने पीने आरामदायक चीजों की उपलब्धता बढ़ गई। शासन करने वाले कुलीन पहले से अधिक संपन्न और शक्तिशाली हो गए, जो कुलीन वर्ग थे, जो अमीर वर्ग थे, वो और ज्यादा अमीर हो गए, ठीक है। देखो बीच में मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया है, लेकिन इसको मैं एज अ क्वेश्चन नंबर नहीं ले रहा कि भाई ये नंबर हमारा है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आप सभी को पता है। क्वेश्चन क्या है, रोमन समाज और अर्थव्यवस्था के आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत लक्षणों की व्याख्या कीजिए। इसमें आपको क्या समझाना है कि रोमन जो समाज था, है ना, जो रोमन समाज था और वहां की जो अर्थव्यवस्था थी उसको आधुनिक दर्शाने वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो रोमन समाज के जो भी पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं, रोमन समाज की विशेषता वो लिखने हैं, और रोमन अर्थव्यवस्था वाले, जो रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के जो मैंने पॉइंट आपको बताए, यानी कि आर्थिक ढांचा वाला, आर्थिक शक्ति के रूप में रोमन साम्राज्य किस तरीके से बहुत ही पावरफुल है, वो जो पॉइंट बताए हैं वो भी आप इसमें मेंशन करेंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही, यहां से 2 ही क्वेश्चन, इस जो आपका चंगेज खान वाला चैप्टर है उसमें 2-3 क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, उनको तो हर हाल में करके जाना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, चंगेज खान कौन था, वह मंगोल का महानायक कैसे बना।
है ना। तो पूरी चंगेज खान की स्टोरी आपको यहाँ पे बतानी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि चंगेज खान का जो जन्म था वो 1162 ईस्वी में हुआ था, ओनोन नदी के किनारे, मंगोलिया में ओनोन नदी के किनारे इसका जन्म हुआ था। उसका आरंभिक नाम तेमुजीन था, तेमुजीन, ठीक है। उसके पिता का नाम एसुजेई था, जो कियात कबीले के मुखिया थे। उसके पिता की अल्प आयु में ही हत्या कर दी गई थी, मतलब जब जो छोटा था हमारा तेमुजीन और ये भी कम ही एज के थे तभी इनकी हत्या कर दी गई। उनकी माता ओलोइन ईके ने तेमुजीन और उसके सगे और सौतेले भाई का पालन पोषण बहुत ही मुश्किलों से किया भाई, बहुत ही कठिनाइयों से किया। अब देखो 1170 के आसपास के दशक में क्या होता है, तेमुजीन का अपहरण कर लिया जाता है, उसको गुलाम बना लेते हैं भाई, दास बना देते हैं। उसकी बीवी होती है बोरटे, उसका भी अपहरण हो जाता है, ठीक है, दोनों को ही किडनैप कर लिया। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसने कई लड़ाइयां लड़ी। विपत्ति के इस समय में उसने बहुत सारे अच्छे मित्र बनाए, जिसमें से बोगू रचू बेचारा जो था बहुत ही प्रिय मित्र था चंगेज खान का। कौन, क्या नाम बताया, बोगू रचू, ठीक है, सबसे विश्वसनीय मित्र, पहला मित्र। इसका जो एक और विश्वसनीय मित्र था तेमुजीन का, जो सगा भाई भी था, जिसका नाम था जमुका, है ना। जमुका कहाँ दे रखा है, देखो जमुका जो कि उसका सगा भाई था और एक अच्छा विश्वसनीय मित्र भी था इसका, है ना जी। तेमुजीन ने अपने पिता के वृद्ध भाई जो जिसका नाम था ओक खान, देखो यहाँ पे नाम क्या दे रखा है, नाम क्या दे रखा है, ओक खान के साथ पुराने रिश्तों को पुनर्स्थापित किया, है ना। आगे देखो, चंगेज खान महानायक बनने की राह में। चंगेज खान महानायक कैसे बना मंगोलिया का, तो तेमुजीन का सगा भाई जमुका बाद में उसका क्या बन गया, दुश्मन बन गया, ठीक है। 1180 से 1190 के दशक में तेमुजीन ने ओक खान की सहायता ली, ओक खान की मदद लेके उसने क्या किया, जमुका को हराया। जमुका जैसे शक्तिशाली लोगों को हराने के बाद उसका जो विश्वास था बहुत बढ़ गया। जमुका को पराजित करने के बाद उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा। अब वह अपने अन्य शत्रुओं के विरुद्ध भी युद्ध करने के लिए वो निकल चुका था, है ना। इसमें उसने अपने पिता की हत्यारे, शक्तिशाली जो तातार कबीले के लोग थे, कैराइट कबीले के लोग थे, और स्वयं ओक खान था, इसको भी हरा दिया। ओक खान तक को हराया इसने, पहले तो इसी से दोस्ती की, उसके बाद इसको भी हराया, ठीक है। 1206 में उसने शक्तिशाली जमुका और जो नेमन लोग थे, नेमन एक मतलब लोगों का समूह रहा होगा, कबीले में बटे थे तो भी ऐसे ही मतलब कबीले का लोग रहे होंगे, है ना। जमुका और नेमन लोगों को बहुत ही निर्णायक रूप से पराजित किया उसने, और अपने शत्रुओं पर विजय पा लेने के पश्चात तेमुजीन जो था वो अपने स्टेपी क्षेत्रीय राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया, और उसकी इस प्रतिभा को मंगोल कबीले के सरदारों का एक कबीला, जिसको हम क्या बोलते हैं, सभा बोलते हैं, मतलब कुरिलताई की एक सभा, जहां पे मंगोल कबीले के सारे वरिष्ठ जो लीडर्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, है ना जी। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, कुरिलताई से इसको मान्यता मिल गई चंगेज खान को कि भाई तुम ही महान हो यहाँ के शासक, तुम ही हो खानों के खान चंगेज खान, है ना, तुम हो सार्वभौमिक शासक, पूरे एरिया के तुम बादशाह हो। और इस तरीके से महानायक बन गया चंगेज खान। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों की सैनिक सफलताओं में किन कारणों ने सहायता पहुंचाई, है ना। किन कारणों ने भाई सहायता पहुंचाई चंगेज खान के अधीन मंगोलों के सफलता में। तो देखो चंगेज खान की कुछ सैनिक उपलब्धियां हैं, उन सैनिक उपलब्धियों को हम इसमें बात करने वाले हैं। जैसे कि मंगोल जो थे और तुर्की के घुड़सवार, मतलब मंगोल और तुर्की के घुड़सवारी के कौशल ने उसकी सेना को गति प्रदान की। मतलब घुड़सवारी का जो कौशल था इसकी सेना के पास वो बहुत अच्छी था, बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से इसकी सेना को बहुत मतलब गति मिली, तीव्रता मिली। घोड़े पे सवार होकर तीरंदाजी का जो कौशल था वो भी बहुत ही अद्भुत था, है ना। घोड़े पे सवार होकर जो तीरंदाजी करते थे, जो निशाना लगाते थे, माशाअल्लाह एकदम जबरदस्त था भाई इनका, है ना। इससे भी इनकी जो सैनिक गति है वो बढ़ गई, ठीक है जी। आगे देखो, सैनिकों को अपने आसपास के भूभाग तथा मौसम की बहुत अच्छी जानकारी थी, है ना। चंगेज खान के जो सैनिक थे उनको अपने मौसम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। इस बात ने सेना को अतिरिक्त क्षमता प्रदान किया। जब खराब मौसम होता था, खराब मौसम में भी ये बिल्कुल अच्छे से अपने अभियानों को चला पाते थे, है ना। जो बर्फीले जो एरिया थे उनको भी राजमार्ग के तौर पे प्रयोग कर लेते थे मेरे दोस्त, तो ये बहुत अच्छी बात थी। यायावर होगा भाई, यायावर लोग यूं तो
किलेबंद शिविरों तक पहुंचने में सक्षम नहीं थे, परंतु चंगेज खान ने घेराबंदी की नीति अपनाकर इस कार्य को सरल बना दिया। जो किलेबंद नगर होते थे उस पर हमला करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन चंगेज खान ने घेराबंदी की जो नीति है उसको बहुत अच्छे से काम में लाया और इससे वो किलेबंद नगरों के ऊपर भी हमला कर सकता था। चंगेज खान के जो इंजीनियर थे, इंजीनियर ने मतलब इसके जो इंजीनियर्स थे उन्होंने कुछ बहुत ही खतरनाक बम वगैरह बना लिए थे, तो इससे धमाका कर देते थे, जहां जाते थे वहीं धमाका कर देते थे, तो इससे भी ये युद्ध में जीत जाते थे। तो ये पॉइंट भी लिख दो भाई, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ। चंगेज खान द्वारा अपनाई गई संचार प्रणाली की मुख्य विशेषता बताइए, ठीक है। चंगेज खान की संचार प्रणाली को यहाँ पे आप सभी को समझाना है। तो संचार प्रणाली को हम लोग बोलते हैं हरकारा पद्धति। चंगेज खान ने क्या किया था, एक फुर्तीली हरकारा पद्धति को अपना रखा था, है ना, जिसमें क्या होता था, सूचनाओं को घोड़ों के माध्यम से, ठीक है, घोड़ों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता था। इसके लिए निश्चित दूरी पे चौकियां बनाई जाती थी, सैनिक चौकियां, ठीक है, सेंटर, ठीक है। और उसके बाद माध्यम से वहां पे हर सेंटर पे, हर चौकी पे एक कुशल घुड़सवार तैनात रहता था और इस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से होता था। और इसके लिए क्या होता था, इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए मंगोल यायावरों ने अपने घोड़े या फिर अपने दूसरे जानवरों का जो 10वां भाग था वो कर के रूप में, कुबकुब कर के रूप में मंगोल मतलब चंगेज खान को देते थे, जिसको हम कुबकुब कर कहते हैं, है ना। अपने जानवरों का 10वां हिस्सा मतलब 10 में से एक जानवर जो है वो चंगेज खान को देते थे। इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए यायावर लोग यह कर अपनी इच्छा से देते थे, इसके बदले उनको बहुत सारा हेल्प मिलता था, बहुत सारे लाभ मिल जाते थे, है ना। चंगेज खान की मृत्यु के बाद हरकारा पद्धति को और भी सुधारा गया और इसको और ज्यादा मतलब बेहतर बनाया गया, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स आप चंगेज खान की जो हरकारा पद्धति है उसके बारे में बताएंगे। बहुत ही आसान पॉइंट थे, आसानी से नंबर लिख देना, मतलब पॉइंट्स लिख देना, नंबर मिल जाएगा। चलो जी आगे आ जाओ। चार उलूस का गठन किस प्रकार हुआ, इस उलूस का संक्षिप्त परिचय दीजिए, है ना। चार उलूस का गठन कैसे किया गया भाई, तो चंगेज खान के मरने के बाद चंगेज खान ने क्या किया, अपने सभी पुत्रों के लिए अलग अलग क्षेत्र जो है वो निश्चित कर दिए। इससे क्या होता है, चार उलूस का गठन होता है, चार अलग अलग एरियाओं का गठन होता है, इसी को हम चार उलूस कहते हैं, ठीक है। अब चार एरिया कौन कौन से एरिया दिए गए भाई, अपने बेटे को कौन कौन सा एरिया दिया उसने, देखो चार उलूस के बारे में यहाँ पे दे रखा है। जैसे कि चंगेज खान ने सबसे बड़े पुत्र जिसका नाम क्या था, जोची, क्या नाम था भाई, जोची, जिसको रूस का स्टेपी क्षेत्र प्राप्त हुआ, है ना। रूस का स्टेपी क्षेत्र किसको मिल गया भाई, जोची को। उसके बाद उसका जो दूसरा पुत्र था जिसका नाम था चगताई, चगताई को कौन सा एरिया दिया, तुरान का स्टेपी क्षेत्र और पामीर का जो पर्वतीय क्षेत्र था, है ना, ये वाला एरिया उसको दिया गया था। और उसका जो भाई था, क्या लिखा है, उसके भाई के प्रदेश के साथ लगता था, है ना, उसके भाई जो जोची था उसके प्रदेश के साथ ही लगता था ये एरिया, है ना। इसके अलावा चंगेज खान का जो तीसरा पुत्र था जिसका नाम था ओगुदेई, ओगुदेई के बारे में इसने क्या कहा था कि ये ओगुदेई जो है उसका उत्तराधिकारी होगा और उसको महान खान की उपाधि दी जाएगी। ओगुदेई ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी काराकोरम में स्थापित किया था। ये भी याद रखना भाई, काराकोरम बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इसको राजधानी किसने बनाया था, मंगोलिया का मतलब यायावर साम्राज्य का, तो ओगुदेई ने बनाया था, ठीक है, जो कि चंगेज खान का तीसरा पुत्र था। आगे देखो अगला पॉइंट, चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र तोलोए को अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया मिली थी। तो तोलोए जो था, जो सबसे छोटा पुत्र था, उसको ये मंगोलिया जो जगह है पैतृक भूमि हो इसको दी गई थी, है ना। चंगेज खान का विचार था कि उसके सारे पुत्र आपस में मिलकर साम्राज्य पर शासन करेंगे। इसके लिए उसने सभी राजकुमारों के लिए अलग अलग सैनिक टुकड़ियां निर्धारित कर दी थी। सभी बेटों को अलग अलग सैनिक टुकड़ियां दे दिया कि भाई ले, ये 1 लाख सैनिक तेरे लिए, ये 1 लाख सैनिक तेरे लिए, ये 2 लाख सैनिक तेरे लिए, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स बताएंगे। ये सैनिक टुकड़ियां प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थी और राज्य में परिवर्तन के राज्य के परिवार के सदस्यों की भागीदारी का आभास सरदारों की परिषद में होती थी। मतलब कि जो भी मेन फैसले लिए जाते थे ना, वो सरदारों की परिषद से ही लिए जा रहे थे। तो यही सारे पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन में मेंशन करने थे, है ना। चार उलूस के बारे में स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मंगोल साम्राज्य को चंगेज खान की देन क्या है।
मंगोल साम्राज्य को चंगेज खान ने आखिर दिया क्या क्या है भाई, ठीक है, ये सारा कुछ आपको इस क्वेश्चन में समझाना है। देखो देखो मेरे दोस्त, देखने में तो ऐसा लगता है कि चंगेज खान एक हत्यारा था, लुटेरा था, जिसने अनेक नगरों को ध्वस्त कर दिया, हजारों लोगों को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, लेकिन मेरे दोस्त, मंगोलिया के लोगों के लिए यह महानायक है, एक हीरो की तरह है। प्रतिमा बना रखी है, पूछते हैं कई लोग तो इसको, है ना। इसीलिए 13वीं शताब्दी में चीन, ईरान, पूर्वी यूरोप के अनेक नगरवासी चंगेज खान को एक लुटेरे गिरोह की भय से तथा घृणा की दृष्टि से देखते हैं, परंतु मंगोल के लोग चंगेज खान को अब सबसे महान शासक मानते हैं। उन्होंने मंगोलों को संगठित किया, है ना। चंगेज खान ने क्या किया, मंगोलों को संगठित किया था। इसके अलावा लंबे समय से जो कबीलाई लड़ाई चली आ रही थी यायावर लोगों के बीच में, उसको खत्म किया था इसने, है ना, सबको एकजुट किया था, एक विशालकाय, है ना, इसने जो भी मतलब चीनियों के साथ जो चीनी लोग शोषण कर रहे थे इन मंगोल के लोगों का, उससे मुक्ति दिलाई इसने, है ना। उसने एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की। पार महाद्वीपीय साम्राज्य का मतलब होता है बच्चों, जो कि पूरे एक महाद्वीप के आर पार तक फैला हुआ साम्राज्य। तो एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना करवाई। व्यापार के जो मार्ग है और जो बाजार है उसको एक नया जीवन दिया, फलस्वरूप पूरा मंगोल जो है वो समृद्ध बना। तो इसलिए ये चंगेज खान के बारे में था, ये सारे पॉइंट्स आप लोग जरूर याद रखिए, ठीक है। चलो जी, 6 क्वेश्चन और रह गए हैं, फटाफट करेंगे, तेजी में थोड़ा खींचूंगा मैं वीडियो को अब, है ना, क्योंकि फोन कभी भी स्विच ऑफ हो जाएगा और फिर मेरी मेहनत कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगी मेरे दोस्त, ठीक है। तो जल्दी से यार तुम लोग सपोर्ट करो, मैं कैमरा लगवाना चाहता हूं, तुम लोग अगर सपोर्ट करोगे तो जल्दी से जल्दी अपना एक कैमरा उधर फिक्स हो जाएगा ना, फिर ये सारा फोन वोन चार्ज वार्ज का कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा, वीडियो धराधर आएंगी धराधर। देखो क्वेश्चन क्या है, सामंतवाद क्या था, इसकी आर्थिक विशेषता बताइए। सामंतवाद के बारे में आपको पूरी तरीके से इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो सामंतवाद जो है जर्मनी शब्द फ्यूड से बना है ना, जर्मनी शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, भूमि का टुकड़ा। तो सामंतवाद का अर्थ क्या हुआ, भूमि का टुकड़ा, है ना। इस प्रकार सामंतवाद भूमि से जुड़ी एक प्रक्रिया थी। सामंतवाद क्या थी, भूमि से जुड़ी एक प्रक्रिया थी, जिसमें क्या होता था, पूरे साम्राज्य का प्रमुख होता था राजा। राजा अपने नीचे क्या करता था, लॉर्ड को नियुक्त करता था, लॉर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिजात वर्ग, अभिजात, है ना, ये लॉर्ड होते थे। लॉर्ड के नीचे होते थे कहीं ना कहीं किसान, है ना जी, किसान, ठीक है। राजा क्या करता था, लॉर्ड को जमीन देता था, उस जमीन पे लॉर्ड क्या करते थे, किसानों से खेती करवाते थे और किसानों के ऊपर नियंत्रण रखते थे, है ना। चलो देखो पॉइंट्स पढ़ देता हूं। यह एक ऐसी समाज की ओर संकेत करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में विकसित हुआ था। आर्थिक दृष्टि से सामंतवाद एक प्रकार की कृषि उत्पादन को व्यक्त करता है ना। जो सामंत यानी कि जिसको हम लॉर्ड बोलते हैं, और कृषकों के संबंध पर आधारित है, यानी कि ये कृषि उत्पादक को दर्शाता है और पूरी तरीके से लॉर्ड और किसानों के बीच में जो संबंध था, जो रिलेशन था, उसको इंडिकेट करता है सामंतवादी व्यवस्था। अब देखो इस व्यवस्था में क्या होता था कि किसान अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर भी खेती किया करते थे, और लॉर्ड किसानों को उनकी श्रम सेवा के बदले सैनिक सुरक्षा देता था। मतलब कि जो किसान है, किसान क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, खेती के बदले उनको क्या मिल रहा है, सैनिक प्रोटेक्शन मिल रहा है, कहीं ना कहीं मतलब सैन्य सुरक्षा मिल रहा है। और लॉर्ड के कृषकों पर व्यापक न्यायिक अधिकारी भी होता था, यानी कि लॉर्ड पूरी तरीके से किसानों के ऊपर बहुत ही कठोर तरीके से कंट्रोल रखा करते थे। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मध्यकालीन पश्चिमी यूरोप का प्रथम वर्ग कौन सा था? कैथोलिक चर्च में उनकी क्या भूमिका होती थी? देखो आप सभी को पता है कि यूरोपीय समाज जो था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, है ना। 3 वर्ग में सबसे पहले नंबर पे कौन आते थे? पादरी आते थे। तो पूरी तरीके से हम लोग पादरी वर्ग के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलो देखो, मध्यकालीन यूरोप का प्रथम वर्ग पादरी वर्ग था। इसमें पोप, बिशप और पादरी तीनों आते थे। पोप भी आते थे, बिशप भी आते थे और पादरी भी आते थे। देखो कैथोलिक चर्च में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, है ना। पोप जो होते थे वो पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष होते थे। पोप कौन होते थे? चर्च के अध्यक्ष होते थे। ठीक है, वे रोम में रहते थे। कहां रहते थे? रोम। इटली की राजधानी है रोम, वहां रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशप होगा यहाँ पे, बिशप, ठीक है, बिशप और पादरी करते थे। मतलब ईसाई धर्म के बारे में लोगों को बताने का काम कौन कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे ये जो पोप है और जो पादरी है वो करते हैं। ठीक है, अधिकांश गांवों में अपने खुद के चर्च होते थे।
यहाँ प्रत्येक रविवार को लोग पादरी का धर्म उपदेश सुनने के लिए, सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते थे। चर्च के अपने नियम होते थे भैया, है ना, कुछ नियम बनाए गए थे, जैसे कि हर व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था। ठीक है, कृषिदास जो है, शारीरिक रूप से बाधित व्यक्ति है, या फिर जो महिलाएं हैं वो पादरी नहीं पादरी वर्ग में शामिल नहीं हो सकती थी, वो पादरी नहीं बन सकती थी। ठीक है जी, पादरी बनने वाले पुरुष विवाह नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में बिशप जो होते थे वो अभिजात होते थे। जो बिशप होते थे ना, बिशप पादरी वर्ग में ही आते थे, लेकिन बहुत अमीर होते थे, बहुत पैसा होता था, बड़े बड़े महलों में रहते थे। ठीक है, बिशप के पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें होती थी, शानदार महलों में रहते थे। ठीक है, चर्च के कृषक से एक वर्ष में उनकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसको तीर्थ कर कहते हैं। ये तीर्थ कर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीर्थ कर क्या था? चर्च किसानों से उनकी उपज का 10वां भाग टैक्स के तौर पे लेता था, उसको तीर्थ कर कहते हैं। ठीक है, धनी लोग भी क्या करते थे? चर्च को पैसे डोनेट करते थे। तो ये दो इनकम का सोर्स था। चर्च के इनकम का सोर्स एक तो तीर्थ कर है और धनी लोगों द्वारा दिया जाने वाला दान। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें मेंशन करेंगे, खत्म, बस। अभिजात वर्ग की प्रमुख विशेषता बताइए। देखिए, यूरोपीय समाज का जो दूसरा वर्ग था, है ना, मध्यकालीन फ्रांस का जो दूसरा वर्ग था या यूरोपीय समाज का जो दूसरा वर्ग था वो अभिजात वर्ग था। पहले स्थान पर पादरी आते थे, है ना, लेकिन पूरी सामाजिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती थी? अभिजात वर्ग की होती थी। यही तो लॉर्ड है मेरे भाई। लॉर्ड बोल दो, अभिजात बोल दो, सामंत बोल दो, सामंत बोल दो, एक ही बात है। सब पैसा वाले होते थे, बहुत पैसा होता था इनके पास। ठीक है, तो इनका होता था भूमि। इतने पावरफुल क्यों थे? पावरफुल होने का कारण क्या था? जमीन पर नियंत्रण। और जमीन पर नियंत्रण एक प्रथा के कारण था, जिसको बोलते हैं वैसलेज नामक प्रथा। कहा है? ये देखो, वैसलेज नामक प्रथा। इसमें क्या होता था? राजा पूरी जमीन का मालिक किसको बना दिया? लॉर्ड को। और लॉर्ड फिर किसानों से खेती करवाता था उसकी। तो इस तरीके से व्यवस्था काम कर रही थी। देखो, इनके पास बहुत दूसरी मतलब शक्तियां भी थी। ठीक है, देखो, अभिजात वर्ग की एक विशेष स्थान था पूरे समाज में। अपनी संपदा पर इनका पूरा नियंत्रण होता था। ठीक है, ये अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे। ठीक है, इनकी सेना को सामंती सेना कहा जाता था। ये अपनी स्वयं का न्यायालय भी लगा सकते थे, अपनी मुद्रा प्रचलित कर सकते थे। ठीक है जी, अपने जमीन पे, इनके जमीन पे जितने भी लोग बसे हुए थे सबके मालिक होते थे, सबके। देखो क्या लिखा है कि अभिजात वर्ग अपनी भूमि पर बसे सभी लोगों के स्वामी थे। उनके पास विस्तृत क्षेत्र होता था। इसमें उनके घर, उनकी निजी खेती, चारागाह, है ना, और उनके जो किसान होते थे उनके घर भी होते थे। लॉर्ड का घर जो होता था उसको मेनर कहा जाता था। ठीक है, उनकी व्यक्तिगत भूमि किसानों द्वारा जोती जाती थी। इन किसानों को अपने खेतों पर काम करने के साथ साथ आवश्यक पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, तो ये आपका दूसरे वर्ग के बारे में था। क्वेश्चन आता है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, मेनर की जागीर। एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, थोड़ा सा स्पीड में वो मैं बोल रहा हूं, पर मेरे को पता है कि मेरी बातों को आप लोग कैच कर पा रहे हैं। इसके अलावा एनिमेटेड वीडियो, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एनिमेटेड वीडियो और डिजिटल बोर्ड की सीरीज दोनों ही वीडियो आपको प्रोवाइड करा रखा है, सारे चैप्टर करवा रखे हैं। उन वीडियो को जरूर देख लेना भाई, एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन करके आओगे। 80 में से 80 नंबर की गारंटी, अगर आप सारी वीडियो को देख ले तो अच्छे से। ठीक है, चलो, मेनर की जागीर की क्या विशेष, मेनर की जागीर क्या थी और इसकी क्या विशेषताएं होती थी, उसके बारे में हम समझने वाले हैं, मेनर की जागीर के बारे में। ठीक है, देखो, मध्यकालीन लॉर्ड का अपना जो भवन था, है ना, उसको क्या बोलते थे हम? मेनर। जो लॉर्ड का जो घर होता था उसको मेनर कहा जाता था। वह गांव पर नियंत्रण रखता था और कुछ लॉर्ड अनेक गांव के स्वामी होते थे। जो छोटा मेनर होता था उसमें दर्जन भर परिवार, और बहुत बड़े मेनर मतलब समझ गए, लॉर्ड का अपना घर। छोटे मेनर में दर्जन भर परिवार, बहुत बड़े मेनर में 50 से 60 परिवार हो सकते थे। मेनर के जागीर की बहुत सारी विशेषताएं थी। विशेषताओं की मैं बात करूं तो देखो, सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध होती थी, है ना। दैनिक उपयोग की प्रत्येक वस्तु जागीर पर ही मिल जाती थी। अनाज खेतों में उगाए जाते थे। लोहार और बढ़ई लॉर्ड की देखभाल, लॉर्ड के जो औजार है उसकी देखभाल करते थे, है ना। जो राजमिस्त्री है उनके इमारतों की मरम्मत कर देते थे। औरतें जो है वो सूत काटने का काम करती थी। बच्चे लॉर्ड की मदिरा संपीड़न में काम करते थे, यानी कि शराब वगैरह निकालते थे अंगूर से। ठीक है, ये देखो आगे क्या दे रखा है कि जागीर में विस्तृत अरण्य भूमि होती थी, मतलब सुंदर वन होते थे, जंगल होते थे, जहां पे लॉर्ड शिकार करने जाते थे। मेनर पर चारागाह भी होते थे, जहां चारागाह यानी कि जहां पे पशु वगैरह चरते थे, घोड़े और दूसरे जानवर चरा करते थे। मेनर में एक चर्च था और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग भी बना हुआ था। ठीक है जी, तो
दुर्ग यानी कि सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं किलेबंदी, घेर देना चारों तरफ से, तो ये भी काम किया गया था। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नाइट वर्ग की विशेषता बताइए। नाइट वर्ग, तो आप सभी को पता है कि नाइट वर्ग जो था वो एक अश्व सेना, बंद तो नहीं हो गया वीडियो, देख लो जरा। हाँ भाई 1 घंटे 30 मिनट की हो चुकी है, लेकिन अभी चल रहा है, सब कुछ सही है। देखो नाइट वर्ग की विशेषता क्या होती थी भाई, नाइट वर्ग आप सभी को पता है ये एक अश्व सेना वर्ग था, घुड़सवार सिपाही होते थे, है ना। तो ये इसका जन्म कब होता है, लगभग 9वीं सदी में, 9वीं सदी से युद्ध होते थे। अब युद्ध में क्या था कि भाई जो सैनिक है ना, जो किसान है उन्हीं को सैनिक के तौर पे प्रयोग में लिया जाता था। तो पैदल सैनिक जो होते थे, पैदल सैनिकों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुशल अश्व सेना की जरूरत थी, कुशल अश्व सेना की जरूरत थी। इसीलिए लॉर्ड ने क्या किया, जो लॉर्ड है उसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जिसको हम नाइट कहते हैं, है ना। लॉर्ड, वे देखो जैसे राजा जो था वो लॉर्ड से जुड़ा होता था, राजा के नीचे कौन काम करता था, लॉर्ड, है ना। लॉर्ड के नीचे काम करेंगे नाइट, ठीक है जी, नाइट, ठीक है। देखो क्या लिखा है, वे लॉर्ड से उसी प्रकार से संबंधित थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से जुड़ा होता था। लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग दिया जिसको फीफ कहा गया। फीफ किसने किसको दिया, देखो फीफ दिया लॉर्ड ने नाइट वर्ग को, एक जमीन का टुकड़ा दिया जिसको कहा गया फीफ। जिस तरीके से फ्यूड था, फ्यूड जो थी वो किसको दी गई थी, फ्यूड जो है वो किसको दी गई थी, फ्यूड दी गई थी लॉर्ड को, है ना। यानी कि जो जमीन का एक टुकड़ा था जिसको हम फ्यूड बोलते हैं, है ना, तो वो लॉर्ड को दी गई थी। यहाँ पे फीफ जो है, फीफ किसको दी गई है भाई, फीफ यहाँ पे नाइट वर्ग को दी गई है ना। और फीफ जो है वो भी बहुत ज्यादा दूर तक फैला होता था, 1000-2000 एकड़ में, है ना, 1000-2000 एकड़ में फैला होता था। और जिस तरीके से मेनर की जागीर में लॉर्ड की जरूरत की सारी चीजें मिल जाती थी, उसी तरीके से फीफ वाली भूमि में नाइट वर्ग के लिए सारी चीजें मिलती थी, सारी चीजें। युद्ध अभ्यास करते थे वहां पे, है ना, किसान खेती कर रहे हैं उनके लिए, बच्चे मदिरा संपीड़क में काम कर रहे हैं, सेम चीजें, सारी चीजें फीफ वाली भूमि पे उनको उपलब्ध होती थी। देखो नाइट वर्ग की एक और खासियत ये थी कि नाइट जो है वो अपनी सेवा जो है वो दूसरे लॉर्ड को भी दे सकते थे, लेकिन उनकी प्रथम वफादारी अपने लॉर्ड के प्रति होती थी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स है आपके नाइट वर्ग के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करके जाना भाई नाइट वर्ग का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से इस पॉइंट का, आएगा पेपर में आपके। चलो अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, यूरोप में 14वीं शताब्दी का संकट क्या था, इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, इस संकट के क्या परिणाम निकले, ठीक है। जो 14वीं शताब्दी का जो संकट था वो क्या था यूरोप के लिए। अभी हमने 3री शताब्दी का संकट पढ़ा, है ना, 3री शताब्दी का संकट हमने जाना, यहाँ पे 14वीं शताब्दी का संकट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो देखो 14वीं शताब्दी में पूरे यूरोप को कई संकटों का सामना करना पड़ता है। तो संकट किन कारणों से वो संकट आते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो मौसम में परिवर्तन, सबसे पहला क्या हुआ, मौसम में परिवर्तन हुआ, यानी कि अब जो ग्रीष्म ऋतु है ना, ग्रीष्म ऋतु के जगह पे ठंड ऋतु ने ले लिया, ठीक है। ठंड यानी कि शीत ऋतु ने ले लिया। अब शीत ऋतु में दिन हो गए छोटे, दिन कैसे हो गए जी, छोटे हो गए, यानी कि खेती करने के लिए क्या मिलता है, अब कम समय मिलता है, इस वजह से खेती अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है। मन तो नहीं हो गया भाई, चलो चल रहा है, अभी चल रहा है तो खेती अच्छी नहीं हो पा रही है ना। अब इसी के साथ साथ और भी मौसम में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि सुनामी आ जाना, बाढ़ आ जाना, है ना, तूफान आ जाना, इससे भी जो फसल है वो बर्बाद हो जा रहे हैं, नगर बर्बाद हो जा रहे हैं। तो ये मौसम में परिवर्तन बताओ। इसके अलावा जनसंख्या में वृद्धि होती है भाई, जनसंख्या में वृद्धि लगातार हो रही है, उपज नहीं हो पा रही है, इससे क्या होता है, अकाल जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको डाटा भी दे रखा है, देखो अकाल जैसी घटनाएं, भूखमरी के कारण बहुत सारे लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं, मौत का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट बता दो। चांदी के उत्पादन में कमी आ गई भैया, चांदी के उत्पादन में कमी आ गई। जो ऑस्ट्रिया और सर्बिया 2 जगह थे जहां पे सबसे ज्यादा चांदी यहां से निकाले जा रहे थे, अब चांदी नहीं निकल रहे हैं। चांदी नहीं निकलने की वजह से क्या है कि अब सिक्के नहीं बन रहे, सिक्के नहीं बनेंगे तो क्या नहीं होगा भैया, व्यापार नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, और व्यापार नहीं होगा तो कोई चीज बिकेगा नहीं, सरकार को नुकसान ही नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट बता दो। आखिरी है महामारी, एक महामारी फैल गई इसी समय काल में, एक महामारी फैल गई, कौन सी महामारी, प्लेग,
ब्यूबोनिक प्लेग, है ना, प्लेग महामारी फैल गई जो कि चूहों की वजह से फैली थी। बहुत सारे एशिया से जो बंदरगाहों के थ्रू जो पोत जाते थे, समुद्री पोत, है ना, उसके वजह से एशिया से बहुत सारे चूहे पहुंच गए कहाँ, यूरोप। और चूहे पहुंचने की वजह से उनसे एक महामारी फैली जिसको हम प्लेग की महामारी बोलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानवर मारे गए। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट था। चलो जी आगे बढ़े। ये परिणाम दे रखे हैं, क्या क्या परिणाम निकला, तो भाई देखो आर्थिक मंदी आ गई, है ना, विनाश लीला के कारण पूरे यूरोप में आर्थिक मंदी छा गई। सामाजिक विस्थापन हुआ, लोग एक जगह से दूसरे जगह पे गए। जनसंख्या में कमी के कारण मजदूरों की संख्या में भी कमी आ गई, है ना। इसके वजह से कृषि और उत्पादन के बीच में असंतुलन बढ़ गया। बहुत सारे जो कि मजदूर थे उन्होंने अपनी मजदूरी दर बढ़ा दी, क्योंकि मजदूरों की संख्या कम हो गई थी तो मजदूरी दर बढ़ा दिया उन्होंने, है ना। ये सारे परिणाम आप इसमें लिखेंगे, ये पॉइंट्स आपके यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपके 25 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कैथेड्रल नगर वाला टॉपिक इस चैप्टर से, 11वीं सदी की कृषि प्रौद्योगिकी, 11वीं सदी की जो कृषि प्रौद्योगिकी है ना, उसको भाई जरूर कर लेना, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही मेरे को लेना था, उस क्वेश्चन को मैंने ऐड नहीं किया। 11वीं सदी की कृषि प्रौद्योगिकी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, एक खाना बदोश वाला क्वेश्चन है आपका, खाना बदोश, ये मैं पहले चैप्टर से बता रहा हूं, खाना बदोश। ठीक है, खाना बदोश किस तरीके से शहरी जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करते थे, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो उस चैप्टर से इस क्वेश्चन को भी कर लेना, क्योंकि मतलब 4-5 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो कि मैंने स्किप किया, जो कि इंपॉर्टेंट भी बनते हैं, और 25 क्वेश्चन ही लेने थे लेकिन 4-5 क्वेश्चन आपके स्किप हो गए हैं। कैथेड्रल नगर, 11वीं सदी की कृषि प्रौद्योगिकी, हाँ इसमें एक कृषक वर्ग के बारे में मैंने क्वेश्चन ऐड नहीं किया है। 3 वर्ग थे ना, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग, दोनों के बारे में मैंने बताया, कृषक वर्ग वाला क्वेश्चन नहीं किया है, इसको भी कर लेना। ठीक है, बाकी अगली वीडियो मैप की वीडियो आएगी, एमसीक्यू की वीडियो आएगी, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करेंगे मेरे को, जितना ज्यादा कमेंट उतनी जल्दी वीडियो आ जाएगी। ठीक है जी, तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाओ भाई इस वीडियो को। ठीक है, सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला, जो भी इस वीडियो को देख लिए हैं पूरा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।